हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस करने के या एमबीए करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अमेजिंग हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब करने के सपने जरूर देखे होंगे। या कभी कॉलेज में या स्कूल में दोस्तों के साथ बैठकर एंटरप्रेन्योर बनने के प्लान्स बनाए होंगे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रियलिटी हिट करती है और हमें पता चलता है कि जॉब मार्केट में हाई पेइंग जॉब्स के लिए आपको टॉप क्लास कॉलेजेस से ही एमबीए करना पड़ेगा। और ये ट्रेडिशनल एमबीए आपकी जेब पर काफी भारी पड़ता है। एंड दैट टू विथ नो गारंटी कि आप में एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के सारे गुण आ ही जाएंगे। इनफैक्ट इन बिजनेस स्कूल्स के बहुत सारे तरीके अब एवर चेंजिंग बिजनेस मॉडल में फिट भी नहीं होते। तो ऐसे में लाखों रुपए दाव पर लगाना स्टुपिडिटी है। इस बुक समरी सीरीज में हम बात करेंगे पर्सनल एमबीए के ऑथर जॉश कॉफमन की एक ऐसी किताब के बारे में जिसमें वो सारी बातें और टेक्निक्स हैं जो कि आपको एक एमबीए किए बिना बिजनेस के सारे हुनर सिखा देती हैं। इस किताब में जॉश कॉफमन ने 248 ऐसे छोटे और इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो कि आमतौर पर बहुत ही आसान हैं और किसी भी नए एंटरप्रेन्योर और एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव्स को रियल ग्राउंड्स पर उनकी नॉलेज और लर्निंग को टेस्ट करने और उसे स्पीड अप करने के लिए हेल्प करते हैं। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम जो काम करते हैं और हमारे कामों के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, उसी के बेसिस पर हमारे दिमाग का मॉडल शेप लेता है। इस किताब के कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करते हैं जिससे हम चीज़ों को फिल्टर कर सकें और अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को शेप दे सकें। इस पूरी सीरीज में हम बात करेंगे कि आफ्टर ऑल एक बिजनेस किस तरह से काम करता है। हर बिजनेस के 5 पार्ट्स होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी एंड फाइनेंस। बात करें वैल्यू क्रिएशन की तो इसमें मार्केट का इवैल्यूएशन किया जाता है और देखा जाता है कि लोग क्या चाहते हैं और उसी के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि आखिर एक आइडिया का वैल्यूएशन कैसे करना है। दूसरा होता है मार्केटिंग। इसमें आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपने ऑफर को एक अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट करना होता है जो कि मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैच कर सके। तीसरा होता है सेल्स। बिजनेस के इस पार्ट में आपसी ट्रस्ट और जनरल बेस का निर्माण करना, सही वैल्यू डिसाइड करना, सही प्रपोजल्स और फॉल बैक ऑप्शंस क्रिएट करना और खरीदारी के बैरियर्स को दूर करना शामिल है। इसके बाद आती है वैल्यू डिलीवरी, जिसका काम होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन देकर आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और अपनी वैल्यू डिलीवरी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फाइनेंस, जिससे हम सीखते हैं एक बिजनेस में आखिर पैसों का फ्लो कैसा होता है और आप उसे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। बिजनेस इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं और उनका काम होता है सर्विंग ह्यूमंस। इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि आखिर लोगों को कौन सी चीजें हिट करती हैं। इस बुक में बहुत सारी टिप्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें कवर किया गया है और उन्हें 3 सब पार्ट्स में प्रेजेंट किया गया है। पहला, लोगों के या इंसानों के दिमाग को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि एक इंसान का दिमाग ही परसेप्शंस, चॉइसेस और बिहेवियर्स क्रिएट करता है। दूसरा होता है अपने साथ काम करना, यानी ये सीखना कि अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज किया जाए और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। और तीसरा और आखिरी होता है दूसरों के साथ काम करना, और ऐसा करना बहुत सारी दूसरी कंसिडरेशंस लेकर आता है। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि आखिर बिजनेस सिस्टम कैसे काम करता है और ये जानेंगे कि बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और अगर हमें ग्रो करना है तो हमें इन सिस्टम्स के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। साथ ही इस किताब में काफमन ने 200 के करीब बिजनेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है और हम इस पूरी सीरीज में लगभग इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या क्या है जिसके लिए हमें ये किताब पढ़नी चाहिए। हालांकि ये पूरी बुक नहीं है, ये सिर्फ उसकी समरी मात्र है जो हमने आपके लिए आसान भाषा में तैयार की है। तो आप प्लीज अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहें। व्हाट वी विल लर्न इन पर्सनल एमबीए पार्ट 1। हेलो दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जॉश कॉफमन की किताब पर्सनल एमबीए के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बिजनेस के गुर सिखाने वाली इस किताब में आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी लाइफ में हमें सक्सेसफुल होने के तरीके सिखाती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हम बताते हैं। जॉश कॉफमन खुद कहते हैं कि अगर आप ये किताब पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज करना चाहते हैं। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं, या फिर संसार में कोई नई चीज करना चाहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जो आपको ये करने से रोक रहे हों और आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा हो, जैसे बिजनेस की टेंशन, सही सर्टिफिकेशन ना होना या फ्रॉड का डर वगैरह वगैरह। लेकिन आपको समझना होगा कि हर इंसान के अंदर इस तरह के डर होते हैं और अच्छी बात यह है कि इन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। बस इसके लिए आपको कुछ आसान सी बातें सीखनी होंगी जो कि आपके पर्सपेक्टिव को बदल देंगी और आपको सिखा देंगी कि बिजनेस आखिर कैसे काम करता है। और एक बार जब आप अपने सारे डर दूर कर लेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और इस बुक में आपको बिजनेस को देखने का एक यूजफुल तरीका मिलेगा जिसकी हेल्प से आप अपने डरों से लड़ने में कम टाइम वेस्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। समझने वाली पहली बात यह है कि कुछ भी सीखने का सबसे अच्छा हिस्सा यह है
कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों और सबसे वैल्यूएबल पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। ये पुस्तक ऐसी बेसिक पॉइंट्स का कलेक्शन है जो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप बिजनेस से रिलेटेड बुनियादी नॉलेज अटेन करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में सफलता का प्रतीक बन सकते हैं। इस किताब से हमने जो कुछ सीखा है उनमें से कुछ है: कोई भी बिजनेस किस तरह से काम करता है या कौन से फैक्टर्स उसे चलाने में और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कोई भी नया बिजनेस किस तरह से शुरू किया जा सकता है। किसी भी बिजनेस को जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसे और बेटर और सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, और अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए बिजनेस रिलेटेड कैपेबिलिटीज को कैसे यूज करें। इसके अलावा एक और ऐसी चीज है जिसके लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो ये है कि यदि आप नए हैं, यानी आपको बिजनेस की या किसी भी तरह के काम की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी बुक्स की तरह इसको समझने के लिए आपको बिजनेस रिलेटेड नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। इस किताब के साथ जब आप पूरी 248 बातों को सीख जाएंगे, तब आप बिजनेस के बारे में एक नए तरीके से सोचना शुरू कर देंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे करते हैं। इसके साथ ही ये किताब पढ़ते समय आपको ध्यान रखना होगा कि बाकी किताबों की तरह ये आपको आंसर्स नहीं बताएगी, बल्कि ये आपको बेटर सवाल पूछने में हेल्प करेगी। और अच्छे और सही सवाल पूछना ही किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो किसी भी बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए वो है कि किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। और जब आप ये जानते हैं कि किस सिचुएशन में कौन से सवाल पूछने हैं, तब आप उनके सही जवाब ढूंढ पाते हैं और इसकी हेल्प से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस किताब की बुक समरी सुनने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको ऐसे मानसिक मॉडल्स दिए गए हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। ये किताब आपको बहुत कम टाइम में ही बिजनेस के बेसिक्स सिखा देगी, ताकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों सही और इम्पोर्टेंट कामों में इन्वेस्ट हो। और ऐसा करके न सिर्फ आप दूसरों से ज्यादा वैल्यू जनरेट करेंगे और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर करेंगे, बल्कि आपको इस प्रोसेस में मजा भी आएगा। इस बुक समरी के नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही जॉश कॉफमैन की किताब पर्सनल एमबीए की समरी को और आगे बढ़ाएंगे और भी रीजंस के बारे में बात करेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि आखिर इस बुक समरी को सुनने के क्या क्या फायदे हैं। आप आ रहे हैं ना? What will we learn in personal MBA Part 2? हेलो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि आखिर हमें या किसी भी उस इंसान को जिसे बिजनेस के गुर सीखने हैं, ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो उन्हीं रीजंस की लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि आप कन्वेंशनल MBA कोर्स पर लाखों रुपए नहीं खर्च करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कमर्शियल ट्रेनिंग और एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट है। साथ ही इस किताब की इस समरी में बिजनेस की उन सभी बेसिक थियरीज के बारे में पता चलेगा, जिससे आप सीख सकेंगे कि एक सफल बिजनेसमैन कैसे काम करता है और बिजनेस के लिए एक अच्छी समझ आप डेवलप कर सकेंगे। ये बुक बिजनेस स्कूलों के बारे में नहीं है, बल्कि बिजनेस की अवधारणाओं या थियरीज के बारे में है, और यह आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने का तरीका बताएगी, और वो भी अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए अब बात करते हैं कि इस किताब में आप क्या क्या सीखेंगे। ये किताब इस तरह से रेडी की गई है जिससे आप एक मजबूत बिजनेस प्रोसीजर को और उसकी टैक्टिक्स की बेसिक बातों को जल्द से जल्द और बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफिशिएंसी यानी कुशलता के साथ सीख सकें। सबसे पहली चीज जो इस किताब में हम सीखेंगे वो है कि आखिर बिजनेस काम कैसे करता है, यानी ऐसी थियरीज जो बताती हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है और आप अपने रिजल्ट्स को बेटर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज जो इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे वो है कि लोग कैसे काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि बिजनेस लोगों से ही बनता है और ये दूसरों को बेनिफिट देकर ही चलता है। तो किसी भी बिजनेस को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम जानें कि लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस पर किस तरह से काम करते हैं। और जब आप ये सीख जाते हैं, तो आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं और अपने लोगों से बेटर कम्युनिकेट करके अपने बिजनेस रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। तीसरी जरूरी चीज है कि तंत्र यानी सिस्टम कैसे काम करते हैं। बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कई पार्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री, सोसाइटी, कल्चरल और गवर्नमेंट जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर छुपे होते हैं। इस किताब के चैप्टर्स में हम समझेंगे कि ये सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं और इनकी सही इवैल्यूएशन और स्टडी से आप अपने रिजल्ट्स को बेटर कैसे बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस किताब की समरी को सुनते हुए हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे ये समझना कि मैनेजमेंट और लीडरशिप एक ही चीज नहीं है। ये दोनों ही किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये उसका एंड रिजल्ट नहीं है। इनका काम कस्टमर्स तक चीजों को पहुंचाने में एक बिजनेस की हेल्प करना है। इस किताब में हम बात करेंगे फाइनेंस और अकाउंटिंग की भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। और इनकी बात करते समय हम जानेंगे ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में जिनमें रिस्क और जनरल मिस्टेक्स शामिल हैं। लेकिन किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिस्क के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। आपको सिर्फ इनसे जुड़ी कुछ बेसिक बातों और चीजों को जानने और सीखने की जरूरत है। इसके अलावा इस किताब की समरी में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मॉडलिंग की बात करेंगे, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करें तो बेटर होगा। जैसे कि जरूरी नहीं कि इस समरी को आप लाइन बाय लाइन पूरा सुने।
सिर्फ पेज पलटने से ही आपको कम कोशिश में भी काफी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से इस किताब को पढ़ें, तो ही आप उन बेसिक्स को अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। साथ ही एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इस समरी को सुनते समय अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखें, ताकि आप उन चीजों को नोट कर सकें जो कि आपके काम की है। और आप टाइम टू टाइम इस समरी को सुनते रहें अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, ताकि आप चीजों और बातों को भूले नहीं और आपको एक रिमाइंडर मिलता रहे। इसके साथ ही आप इन बातों को अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, एक बात और, ये पर्सनल एमबीए बुक की समरी है, ना कि पूरी बुक। तो बस चलते हैं अपने अगले तो बस चलिए अपने अगले एपिसोड से शुरू करते हैं एमबीए करने का सफर, जहां आप और हम सीखेंगे बिजनेस और मैनेजमेंट के अनोखे गुर। आप कहीं मत जाइएगा। क्रिएटिंग वैल्यू टू बिजनेस एंड वर्क पार्ट 1। हेलो दोस्तों, पर्सनल एमबीए की समरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर के बारे में जिसके अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर को सही समझ ना हो तो फिर वो अपने बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैल्यू क्रिएशन की। हर सक्सेसफुल बिजनेस कोई ना कोई वैल्यू जरूर क्रिएट करता है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे आप किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और एक बिजनेसमैन के रूप में आपका काम उन चीजों की पहचान करना है जो लोगों के पास पर्याप्त नहीं है, फिर इसे लोगों को देने का एक तरीका ढूंढना है। ये किताब नहीं, इसकी समरी है। और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जॉश कॉफमन कहते हैं कि जब भी आपके कस्टमर आपसे कुछ खरीदते हैं तो वो उस चीज को वैल्यू कर रहे होते हैं जो कि आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं, ना कि कोई भी और चीज जो कि वो उस पैसे से खरीद सकते हैं। यानी वो आपके काम को वैल्यू करते हैं। आपके द्वारा बनाई गई वैल्यू कई अलग अलग रूपों में हो सकती है, लेकिन उसका एम हमेशा एक ही होता है, किसी और के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना। वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्राम कहते हैं कि कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को चाहिए। एक अधूरी जरूरत से ज्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं जिसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टूटा हुआ मिलता है जिसे आप बहुत से लोगों के लिए ठीक कर सकते हैं, तो आपको सोने की खान मिल गई है। जॉश कॉफमन कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला, लोगों को क्या चाहिए इसकी खोज करना और फिर उसे बनाना। दूसरा, मार्केटिंग, यानी आपने जो बनाया है उसके लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उसकी डिमांड को बढ़ाना। तीसरा, सेल्स, पोटेंशियल कस्टमर्स को पेइंग कस्टमर्स में बदलना। चौथा, वैल्यू डिलीवरी, अपने कस्टमर्स को वो देना जो आपने वादा किया है और ये इंश्योर करना कि वो सेटिस्फाइड है। पांचवा और लास्ट है फाइनेंस, अपने एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए पर्याप्त धन लाना। इनमें से अगर आप किसी बिजनेस में एक भी पॉइंट को मिस कर देते हैं या हटा देते हैं तो फिर वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ये चीजें जितनी आसान सुनाई देती हैं, एक्चुअल में भी उतनी ही ईजी हैं। बिजनेस करना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी वैल्यू में सुधार करना चाहते हैं तो हर बिजनेस के पांचों पॉइंट्स से जुड़ी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान दें। कोई भी स्किल या नॉलेज जो आपको वैल्यू, बाजार, सेल्स प्रोवाइड करने या फाइनेंस मैनेज करने में मदद करता है, फाइनेंशियली वैल्यूबल होता है। वैल्यू क्रिएशन की तीसरी जरूरी चीज जिसे आपको ध्यान में रखना होता है वो है आयरन लॉ ऑफ मार्केट, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसे कोई नहीं खरीदना चाहता तो वो एक वेस्ट है। इसलिए जरूरी है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या बेच सकते हैं इस पर विचार करें और फिर उस चीज को क्रिएट करें और फिर मार्केट में उसे बेचने के लिए अपनी जगह बनाएं। ये एक ऐसा लॉ है जिसे यदि आपने फॉलो नहीं किया तो आपका फेल होना तय है। हर इंसान में 4 बेसिक इंस्पिरेशंस या ड्राइव्स होती हैं जिनका हमारे काम और डिसीजंस पर गहरा असर पड़ता है। और ये 4 ड्राइव्स होती हैं हासिल या अक्वायर करने की, कनेक्ट करने की, सीखने की या प्रोटेक्ट करने की। आपका ऑफर जितना ज्यादा ड्राइव से जुड़ता है और जितना बेहतर आप उन कनेक्शनों को कम्युनिकेट करते हैं, आपका ऑफर उतना ही आकर्षक होता जाएगा। अब अगर बात करें कि आखिर मार्केट को इवैल्यूएट कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी कॉफमन ने 10 तरीके बताए हैं, जो कि हैं: पहला, अर्जेंसी, यानी ये देखना कि आखिर उस चीज की मार्केट में कितनी जरूरत है। दूसरा, मार्केट का साइज, कितने लोग ऐसी ही चीजें खरीद रहे हैं, मतलब किस चीज का मार्केट ज्यादा बड़ा है। तीसरा, प्राइसिंग पोटेंशियल, ये पता लगाना कि इस चीज के लिए एक इंसान कितनी ज्यादा कीमत दे सकता है। चौथा, कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट, किसी भी नए कस्टमर को जोड़ने के लिए कितना खर्चा आएगा, यानी इसमें कितना पैसा लगेगा और कितना एफर्ट। पांचवा, वैल्यू डिलीवरी की कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने का कितना खर्चा आएगा, जैसे इंटरनेट के जरिए कुछ भी पहुंचाना आसान है। छठा, ऑफर की यूनिकनेस, आप जो चीज कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वो किस तरह से बाजार की बाकी चीजों से अलग है। सातवां, ये देखना कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कितनी जल्दी तैयार कर सकते हैं। आठवां, किसी भी चीज को बेचने से पहले आप उसमें कितना खर्च कर रहे हैं। नवा, अपसेल पोटेंशियल, यानी कि ये देखना कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी है जो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। एंड 10वां होता है एवरग्रीन पोटेंशियल, एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो उस चीज को बेचते रहने के लिए आपको और कितने एफर्ट्स करने होंगे। इसलिए जरूरी है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप मार्केट को रिसर्च करने के लिए पूरा टाइम दें, तभी आप एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने का काम कर सकते हैं। इस समरी के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे कि वैल्यू कितनी तरह की होती है और उसे कैसे पहचाना जाना चाहिए। तो आप आ रहे हैं ना? क्रिएटिंग वैल्यू टू बिजनेस एंड वर्क पार्ट 2। हेलो दोस्तों, पर्सनल एमबीए की ये किताब नहीं बल्कि उसकी समरी है, जहां हम सीरीज में पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे वैल्यू क्रिएशन की। लेकिन ये वैल्यू है क्या?
ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिस्ट लुडविग वॉन माइजर्स के मुताबिक वैल्यू इंटरनल नहीं होती, ये चीज़ों में नहीं होती, ये हमारे अंदर होती है। यानी ये एक तरीका है जिससे इंसान अपनी सराउंडिंग्स की सिचुएशंस पर रिएक्ट करता है। किसी दूसरे इंसान को वैल्यू देने के लिए उसे एक ऐसा फॉर्म लेना चाहिए जिसके लिए वो पे करने को तैयार हो। फाइनेंशियल वैल्यू आमतौर पर वैल्यू के 12 बेसिक फॉर्म्स में से एक होता है। अब पहले इन सभी 12 फॉर्म्स को जानते हैं। पहला, प्रोडक्ट। एक सिंगल टैंजिबल चीज बनाएं और फिर उसे बनाने में आए कॉस्ट से ज्यादा में उसे बेचें। दूसरा, सर्विस। किसी भी तरह की हेल्प या असिस्टेंस प्रोवाइड करें और फिर उसके लिए फीस लें। तीसरा, शेयर्ड रिसोर्सेज। एक ड्यूरेबल एसेट बनाएं जिसे एक साथ कई लोग यूज कर सकें और उसके एक्सेस के लिए चार्ज करें। चौथा, सब्सक्रिप्शन। लगातार अपने कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना और उनसे उसके लिए फीस चार्ज करना। पांचवा, रीसेल। किसी थोक व्यापारी से कोई एसेट खरीद कर उसे रिटेल में बेच देना। छठा, लीज या पट्टा। किसी एक एस्टेट को अक्वायर करना और दूसरों को उसे कुछ टाइम के लिए यूज करने देना और बदले में उनसे चार्जेस लेना। सेवंथ, एजेंसी। यानी किसी ऐसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करना जो कि आपकी नहीं है और फिर उसके लेन देन के चार्जेस का कुछ % फीस की तरह लेना। आठवां, ऑडियंस एग्रीगेशन। किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना और फिर उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए किसी और बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट के रूप में एक्सेस देना। नवां, लोन। एक सर्टेन अमाउंट किसी को एक डेफिनेट टाइम के लिए देना और उस पर एक सेट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लेना। 10वां, ऑप्शन। किसी भी डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए प्री डिफाइंड एक्शन करने की एबिलिटी देना और उसके बदले में चार्जेस लेना। 11, इंश्योरेंस या बीमा, जिसमें होल्डर से एक प्रीपेड अमाउंट के बदले में कुछ बुरा होने का रिस्क लेना और तभी पेमेंट करना जब वाकई कुछ बुरा हो। और आखिरी वैल्यू का फॉर्म है कैपिटल। किसी भी बिजनेस में एक ओनरशिप स्टेक खरीदें और फिर प्रॉफिट के एक पार्ट को वन टाइम पेमेंट या पार्ट डिविडेंड की तरह लें। इन सभी फॉर्म्स के अलावा एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं परसीव्ड वैल्यू, जो कि ये डिसाइड करता है कि आप जो दे रहे हैं उसके बदले में कस्टमर आपको कितने पैसे देगा। और ये परसीव्ड वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके कस्टमर की करंट सिचुएशन क्या है। वैल्यू क्रिएशन के लिए कुछ और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मॉड्यूलैरिटी, यानी आप अपने कस्टमर्स को उनकी सिचुएशंस और करंट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैल्यू के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। फिर आते हैं बंडलिंग और अनबंडलिंग। बंडलिंग का मतलब है एक बड़े ऑफर में कई छोटे ऑफर को मिलाकर और भी अधिक वैल्यू बनाने के लिए आपके द्वारा पहले से बनाए गए वैल्यू का फिर से उपयोग करना। बंडल में जितने ज्यादा ऑफर होंगे, बंडल का परसीव्ड मूल्य उतना ही अधिक होगा। अनबंडलिंग बंडलिंग के ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि एक प्रपोजल को कई छोटे प्रपोजल्स में डिवाइड करना। बंडलिंग और अनबंडलिंग कुछ नया बनाए बिना डिफरेंट कस्टमर्स के लिए वैल्यू बनाने में हेल्प करते हैं। वैल्यू क्रिएशन के लिए प्रोटोटाइप बनाना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लग सके कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा और उसी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया जा सके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फीडबैक। आपके पोटेंशियल कस्टमर से प्रोटोटाइप पर मिला फीडबैक उसकी सेलिंग से पहले से ही उसे बेटर बनाने और उसकी वर्थ इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। साथ ही मार्केट में मौजूद अल्टरनेटिव्स के बारे में भी पता होना आपको एक सही प्रोडक्ट को बनाने और उसके वैल्यूएशन में हेल्प करता है। साथ ही ट्रेड ऑफ हमें सिखाता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए इंप्रूवमेंट्स कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि आपको सबको खुश करना है। किसी भी पोटेंशियल परचेस से पहले हमें 9 कॉमन इकोनॉमिक वैल्यूज को इवैल्यूएट करना चाहिए, जो है एफिशिएंसी, स्पीड, रिलायबिलिटी, ईज ऑफ यूज, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेटस, एस्थेटिक अपील, इमोशन एंड कॉस्ट। ये सभी चीजें वैल्यू क्रिएशन में काफी हेल्पफुल होती हैं। इस समरी के अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे मार्केटिंग की। आखिर बनाई गई चीज को सही जगह पर बेचना भी तो जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं इस बुक समरी के अगले एपिसोड पर और जानते हैं और भी जरूरी बातें। आप कहीं मत जाइएगा। बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मार्केटिंग, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं जॉश कॉफमन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसके बिना कोई भी बिजनेस कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। इससे पहले के एपिसोड्स में हमने जाना कि वैल्यू क्रिएशन बिजनेस के लिए कितना जरूरी है, लेकिन आपको ये जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी होगी कि वैल्यू प्रोवाइड करना ही काफी नहीं होता। यदि कोई ये नहीं जानता कि आप उन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं, तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी वैल्यू क्रिएट की है। मार्केटिंग किसी बिजनेस का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप इसी से समझ सकते हैं कि इसके बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। जो लोग नहीं जानते कि आप एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके द्वारा ऑफर की जाने वाली चीजों को नहीं खरीद सकते, और जो लोग आपके ऑफर में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो पे करने वाले कस्टमर्स नहीं बनेंगे। हर सक्सेसफुल बिजनेस सही लोगों का ध्यान ग्रैब करने और जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करने का एक तरीका ढूंढता है। प्रोस्पेक्ट्स के बिना आप कुछ भी नहीं बेच पाएंगे और प्रॉफिटेबल लेन देन पूरा किए बिना आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। बात अगर मार्केटिंग की हो, तो मार्केटिंग बेटर प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढने की आर्ट है और साइंस है। प्रोस्पेक्ट्स यानी वो लोग जो एक्टिव रूप से आपके ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स का ध्यान जल्दी और सस्ते में अट्रैक्ट करने के तरीके खोजते हैं। आप जितनी अधिक संभावनाओं को अट्रैक्ट करेंगे, आपके बिजनेस के लिए उतना ही बेहतर होगा। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग और सेल्स दो बहुत अलग अलग चीजें हैं।
डायरेक्ट मार्केटिंग भले ही अटेंशन ग्रैब करने और सेल्स के लिए पूछने के टाइम गैप को कम करती है, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स तो अलग चीजें हैं। मार्केटिंग का काम है लोगों के नोटिस में आना और सेल्स का काम है डील क्लोज करना। अब अगर मार्केटिंग एक इतनी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है तो इसके कुछ रूल्स भी होते ही होंगे। और मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसे याद रखना बहुत जरूरी है वो है कि अटेंशन इज लिमिटेड। मतलब लोग चीजों को फिल्टर करते हैं क्योंकि वो हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकते। तो इसलिए लोगों की नजर में आने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने कंपेटिटर्स से अलग और कुछ यूनिक करें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ अटेंशन पाना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि ये पोटेंशियल हमारे पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि हमें ये याद रखना जरूरी है कि बिजनेस सेल्स करने के लिए होता है, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए नहीं। अटेंशन के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए जरूरी हैं, जैसे रिसेप्टिविटी, यानी कि लोग आपके मैसेजेस या ऑफर्स को किस तरह से देख रहे हैं या समझ रहे हैं, और लोग उसे टाइम के हिसाब से अलग अलग तरह से समझते हैं। इसके बाद आती है रिमार्केबिलिटी, यानी आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ कि वो आपको सबसे अलग बना रहा है और लोगों का ध्यान आपकी ओर खींच रहा है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग करनी किसके लिए है, मतलब हमारा प्रोबेबल परचेजर कौन है। हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना बेकार है। जरूरी ये है कि हम अपनी रिसोर्सेज वहां यूज करें जहां हमें पता है कि लोग ऑलरेडी हमारे ऑफर में इंटरेस्टेड हैं। अब इसके लिए हमें लोगों का ध्यान ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही चीजों से हटाकर अपनी ओर खींचना होगा। और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आपकी अप्रोच आपके प्रोस्पेक्टस के लेवल ऑफ अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। मतलब वो प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन और आपके ऑफर्स के बारे में कितना जानते हैं। इन सभी के लिए आपका फोकस एंड रिजल्ट पर होना चाहिए। अपने ऑफर्स के फीचर्स पर फोकस करना और उन्हें मार्केट करना आसान है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि आखिर हमारे ऑफर के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट को ह्यूमन ड्राइव पर डिपेंड करता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे और भी ऐसे कई फैक्टर्स के बारे में जो कि एक सक्सेसफुल मार्केटिंग और उसकी स्ट्रैटेजी सीखने में हमारी मदद करते हैं। इस बुक समरी से आपको अपने बिजनेस और करियर में जरूर मदद मिलेगी। हालांकि ये पूरी बुक नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी समरी है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। आप हमारे साथ आ रहे हैं ना? बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मार्केटिंग पार्ट 2। हेलो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात करनी शुरू की थी एक ऐसी तकनीक के बारे में जिसके बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली मैनेज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की और उन सभी फैक्टर्स की जो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मार्केटिंग के लिए हमारा फोकस होना चाहिए एंड रिजल्ट पर, और इस फोकस को बनाए रखने के लिए और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए और भी कई फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए। इस बुक समरी में हमने आपके लिए जरूरी बिजनेस और करियर में काम आने वाली बातों को बहुत इजी वे में समराइज किया है। बात करें अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की, तो डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पुरानी और सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक है। ये आपके प्रोस्पेक्टस को आप पर भरोसा करने के लिए रेडी करता है और ये उन्हें भरोसा दिलाता है कि आपकी मार्केटिंग और सेल्स सच्ची हैं। फिर आती है क्वालिफिकेशन, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिसे हम प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं क्या वो वाकई एक पेइंग कस्टमर बन सकता है या फिर हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री की। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक पोटेंशियल कस्टमर आपके ऑफर्स को रिसीव करने लगता है। इसलिए ये पता लगाना जरूरी है कि लोग आपके ऑफर्स के बारे में कब सुनने को रेडी हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। और ऐसे लोगों से यानी पोटेंशियल कस्टमर्स से टच में आने का सबसे आसान तरीका है एड्रेसेबिलिटी। ऐसे लोगों को एड्रेस करना जो ऑलरेडी आपके ऑफर में इंटरेस्टेड है। और ऐसा करने से जब आप एक एक्सेसिबल मार्केट पर फोकस करते हैं तो प्रोडक्ट बनने के बाद सेल करने के लिए आपके पास काफी स्पेस होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने कस्टमर्स में एक डिजायर पैदा करना होगा कि वो आपके पास जो भी है उसे खरीदना चाहें। जब आप लोगों में डिजायर प्रोवोक करते हैं तो लोग कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन सच यह है कि लोग वही खरीदते हैं जो वो वाकई खरीदना चाहते हैं। तो आपका काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, बल्कि उन्हें हेल्प करना है खुद को कन्विंस करने के लिए कि जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं उससे उनका डिजायर पूरा हो जाएगा। और ऐसा करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है लोगों को ये विजुअलाइज करवाना कि जब वो आपका ऑफर ले लेंगे तो उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और उनकी लाइफ कैसी दिखेगी। और इसके लिए आपको उन्हें गाइड करना होगा कि वो कंपेयर करने के बजाय वांट्स पर ध्यान दें। अगर बात करें कि विजुअलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए फ्रेमिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। यानी आप जो भी ऑफर कर रहे हो उसकी छोटी सी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल को अपने क्लाइंट को दिखाना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें हर चीज की डिटेल दें। हम फ्रेमिंग पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम और अटेंशन दोनों ही कम होते हैं। अटेंशन खींचने के लिए एक और काम जो बहुत इफेक्टिव साबित होता है वो है कुछ फ्री में देना। आप और हम ये जानते हैं कि फ्री की चीज किसी का भी ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच सकती है, और ये आपके कस्टमर्स को एक मौका देती है कि वो आपके ऑफर की वैल्यू को समझ सकें। इन सब के बाद बात आती है परमिशन की, जो कि वाकई एक अच्छा एसेट है। परमिशन यानी जब आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आपसे और इन्फॉर्मेशन के साथ फॉलो अप करने के लिए कहते हैं, तब आप सेल्स करने की एक बेटर पोजीशन में होते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है इसके लिए पूछना। जब आप लोगों से ये पूछते हैं कि उन्हें इस बारे में और जानकारी चाहिए, तो आपको आपकी पोटेंशियल सेल्स का भी आइडिया लग जाता है। किसी को भी हुक करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने ऑफर्स की यूनिक वैल्यू उन्हें बताएं।
और जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो बारी आती है कॉल टू एक्शन की, जहां आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को वेबसाइट विजिट करने के लिए या कॉल करने के लिए या फिर ईमेल करने के लिए कहते हैं। मार्केटिंग के लिए एक नैरेटिव या एक अल्टरनेटिव कहानी बनाना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। सो अगर आप किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस रहे हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है अटेंशन पाने का। तो अगर हम ये सारे रूल्स और तरीके सही से फॉलो करते हैं तो हमारे लिए मार्केटिंग को समझना और उसे इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। इस बुक समरी के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेल्स और उसके नैरेटिव्स की। आप कहीं ना जाइएगा। बिजनेस की बैकबोन, सेल्स पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मार्केटिंग के बाद एक ऐसा हुनर है जो किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए आना या उसका सही मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो आपके बिजनेस की बैकबोन होती है, और वो है सेल्स यानी बिक्री। आखिरकार किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है बेचना। यही वो सब बेचना जो आप ऑफर कर सकते हैं। आपके लाखों प्रोडक्ट्स बर्बाद हैं जब तक कि कोई भी अपना पर्स निकालकर ये नहीं कह देता कि मैं भी ये खरीदना चाहता हूँ, है ना। सेल्स शुरू होती है एक प्रोस्पेक्टस से और खत्म होती है एक पेइंग कस्टमर पर आकर। नो सेल्स नो बिजनेस। दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस अपने प्रोस्पेक्टर्स का ट्रस्ट गेन करते हैं और उन्हें ये समझने में मदद करते हैं कि ये ऑफर पे करने के लायक क्यों है। कोई भी इंसान गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता और ना ही किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार होना चाहता है। इसलिए सेल्स का काम होता है उन्हें ये समझाना कि आप उनसे जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं आप उसे पूरा करने में केपेबल हैं और आप उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। सेल्स का एंड रिजल्ट होता है एक सैटिस्फाइड हैप्पी कस्टमर और बैंक में पैसा। लेकिन अब इस सेल्स के प्रोसेस को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाना चाहिए। लोग मानते हैं कि जब आप एमबीए करने जाते हैं किसी कॉलेज से तो वो आपको ये सब सिखाता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनल एमबीए की, तो जाहिर है इस किताब में भी आपको ये सारे गुर सिखाए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन या लेन देन की। एक लेन देन दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच वैल्यू का एक्सचेंज है। सेल्स ही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां रिसोर्सेज बिजनेस में फ्लो होते हैं, इसलिए लेन देन इंपॉर्टेंट है। आप केवल उन चीजों से लेन देन कर सकते हैं जो इकोनॉमिक रूप से वैल्यूबल हैं। सेल्स का सबसे पहला गोल होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन करना, जिससे आप जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। अब लेन देन तभी सक्सेसफुली पॉसिबल है जब ट्रस्ट यानी विश्वास हो। अगर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ईमानदारी और फेयर डीलिंग से समय के साथ एक भरोसेमंद रेपुटेशन बनाना विश्वास बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। दोनों पार्टीज जितना आसानी से ये वेरीफाई कर सकती हैं कि दूसरा पक्ष भरोसेमंद है, लेन देन करना उतना ही आसान है। अब बात आती है कॉमन ग्राउंड्स की। कोई भी सेल हमेशा कॉमन ग्राउंड्स पर ही होती है, लेकिन ये कॉमन ग्राउंड आखिर है क्या। कॉमन ग्राउंड दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच ओवरलैपिंग इंटरेस्ट का स्टेट है। यदि आप अपने पोटेंशियल खरीदारों की जरूरतों को समझते हैं तो कॉमन ग्राउंड तक पहुंचना कहीं अधिक आसान है। कॉमन ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट्स को अलाइन करना इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ क्रिटिकल होता है एक ट्रांजैक्शन करना। सेल्स किसी को वो खरीदने के लिए राजी करने के बारे में नहीं है जो वो नहीं चाहते हैं या जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। नेगोशिएशन कॉमन ग्राउंड तक पहुंचने के लिए डिफरेंट वेज को ढूंढने का एक प्रोसेस है। आप जितने ज्यादा रास्तों का पता लगाएंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपको ओवरलैप करने वाले इंटरेस्ट्स मिलेंगे। सेल्स की बात करते समय एक और चीज जिसके बारे में बात की जानी जरूरी है वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि सभी कीमतें अपनी मर्जी से बनाई गई हैं और मैलिएबल हैं। प्राइसिंग एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, आप जो चाहें चार्ज कर सकते हैं। सही प्राइसिंग की ये है कि आप कस्टमर को पूछे गए या बताई गई कॉस्ट पर मना लें और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर लें कि ये ऑफर इस प्राइसिंग के लिए परफेक्ट है। पर ध्यान रहे कि लोग ज्यादातर जितना कम से कम हो सके उतना पैसा ही देना चाहते हैं। आइए एक मिनट के लिए मान लें कि आपके पास एक घर है जिसे आप बेचने को तैयार हैं। प्राइसिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि कीमत कुछ भी हो सकती है, आपको इसे खुद सेट करना होगा क्योंकि घर प्राइस टैग के साथ तो आते नहीं है। आइए ये भी मान लें कि आप जितना पॉसिबल हो सके उतने में इस घर को बेचना पसंद करेंगे। अब आप कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली सबसे बड़ी कीमत कैसे डिसाइड करेंगे। किसी भी वैल्यू पर ये प्राइसिंग चार तरीकों से डिसाइड की जाती है। इन प्रोसेसिंग मेथड्स और सेल्स से जुड़ी और भी बातों के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों ये बुक की समरी है ना कि खुद बुक। हमने इसमें आपको सार बताया है, तो आगे बढ़ने के लिए आप हमारे साथ आ रहे हैं ना। बिजनेस की बैकबोन, सेल्स पार्ट 2। हेलो, आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं प्राइसिंग मेथड्स के बारे में। बेसिकली चार मेजर प्राइसिंग मेथड्स हैं। पहला, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये यूजुअली प्लस कॉस्ट होती है, जिससे आप ये पता लगाएं कि इसे बनाने में कितना खर्च होता है। अपना मार्कअप जोड़ें और अपनी कीमत उसी के अकॉर्डिंग सेट करें। दूसरा है द मार्केट कंपैरिजन मेथड, जिसमें आप ऐसे ही दूसरे ऑफर्स को इवैल्यूएट करते हैं और ये देखते हैं कि बाकी के ऑफर्स से ये ऑफर किस तरह से बेटर है। तीसरा होता है द डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF या नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेथड। ये केवल उन चीजों की प्राइसिंग के लिए उपयोग किया जाता है जो एक ऑनगोइंग कैश फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, जो जो इसे पूरे बिजनेस को बेचने के लिए प्राइसिंग का एक बहुत ही जनरल तरीका बनाता है। और चौथा होता है वैल्यू कंपैरिजन मेथड।
जिसमें आमतौर पर आपके ऑफर की कीमत तय करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ऑफर का प्राइस काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण बहुत बेहतर कीमत मिल सकती है। बेसलाइन के रूप में दूसरे मेथड्स का यूज करें, लेकिन ये पता लगाने पर फोकस करें कि आपका ऑफर उस पार्टी के लिए कितना वैल्यूबल है जिसे आप इसे बेचने की उम्मीद करते हैं। फिर अपनी कीमत उचित रूप से डिसाइड करें। जब आप किसी ऑफर की वैल्यू चेंज करते हैं तो इफेक्ट्स आपके प्रेजेंट टारगेट मार्केट तक लिमिटेड नहीं होते हैं। अक्सर आप टारगेट मार्केट में अचानक चेंज एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके लिए आपका ऑफर अपील करता है। एक प्राइस ट्रांजिशन शॉक। कीमतों में बदलाव रातों रात आपके टिपिकल प्रोस्पेक्ट को बदल सकता है। जब आप अलग अलग प्राइसिंग मेथड्स को इवैल्यूएट करते हैं तो आप कुछ ऑब्लिगेशंस देखेंगे, जहां आप कुछ स्पेशल टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं और बहुत डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बात करें सेलिंग की, तो ये भी कई तरह की होती हैं। सबसे पहले होती है वैल्यू बेस्ड सेलिंग्स, जिसमें आपको उन कारणों को समझना है कि बायर के लिए आपका ऑफर वैल्यूबल क्यों है, और फिर उन तरीकों को अप्लाई करना है। हालांकि वैल्यू बेस्ड सेलिंग आप लेन देन की संभावना के साथ साथ खरीदार द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत को भी बढ़ाते हैं। हमेशा आपके ऑफर में दी जाने वाली प्राइसिंग के आधार पर बिक्री करें, न कि लागत के आधार पर। दूसरी होती है एजुकेशन बेस्ड सेलिंग। आपकी संभावनाओं को बेटर बनाते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स बनाने का प्रोसेस है। अपने कस्टमर्स को होशियार बनाने में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके आप एक साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और अपने ऑफर में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एक और चीज जो सेल्स में जरूरी है, वो है दूसरी पार्टीज के नेगोशिएशंस और उनकी स्कीम्स को समझना। इससे हम मार्केट में अपने ऑफर्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेल्स के लिए एक और चीज जरूरी है, एक्सक्लूसिव होना। यानी आप वही ऑफर करें जो कि आपके प्रोस्पेक्ट्स को पसंद है। कुछ भी बेचना मोटे तौर पर परचेज के लिए बाधाओं को पहचानने और उन्हें खत्म करने का प्रोसेस है। कुछ भी जो आपकी संभावना को आपके द्वारा ऑफर की जाने वाली चीजों को खरीदने से रोकता है। हर सेल्स प्रोसेस में ये 5 सेल्स ऑब्जर्वेशन होते हैं। पहला, नुकसान से बचना। इसमें बहुत अधिक खर्च होता है, खर्च करने से नुकसान होने लगता है। दूसरा, ये काम नहीं करेगा। तीसरा, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। चौथा, मैं इंतजार कर सकता हूँ। और पांचवा, ये बहुत मुश्किल है। अपने ऑफर को उन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखकर तैयार करना एक स्मार्ट ऑप्शन है। हम इस सीरीज के अगले पार्ट्स में बात करेंगे वैल्यू डिलीवरी के बारे में। अभी तक इस बुक समरी में हमने बात की सेल्स की, मार्केटिंग की और वैल्यूज की। दोस्तों, हमने समरी बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा है कि आपको जरूरी बातें आसानी से बताई जाएं, ताकि इससे आपको बेनिफिट हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। आप साथ आ रहे हैं ना? हैप्पी कस्टमर और वैल्यू डिलीवरी। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। अभी तक पर्सनल एमबीए की इस ऑडियो समरी सीरीज में हमने बात की वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और सेल्स की। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वैल्यू डिलीवरी के बारे में। हर सक्सेसफुल बिजनेस वास्तव में वो करता है जो अपने ग्राहकों से वादा करता है। एक ऐसा इंसान जो इक्वल वैल्यू प्रोवाइड किए बिना दूसरे लोगों के पैसे लेता है, उनके लिए एक टर्म होता है स्कैम आर्टिस्ट। वैल्यू डिलीवरी में ये इंश्योर करने के लिए आवश्यक सब कुछ शामिल है कि हर पेमेंट करने वाला ग्राहक एक खुश ग्राहक है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिलीवरी या फुलफिलमेंट, ट्रबल शूटिंग, कस्टमर सपोर्ट वगैरह। वैल्यू डिलीवरी के बिना आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस अपने कस्टमर्स को वो वैल्यू देते हैं जो उन्होंने अपने कस्टमर्स को इस तरह से दिया है जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को पार करता है। कस्टमर अपनी खरीदारी का लाभ जल्दी, भरोसेमंद और लगातार प्राप्त करना पसंद करते हैं। एक बिजनेस जितने ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स बनाता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि वो ग्राहक कंपनी से फिर से खरीद लेंगे। हैप्पी कस्टमर्स इस संभावना को भी बढ़ाते हैं कि वो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में दूसरों को भी बताएंगे और उसे प्रमोट करेंगे। आपकी रेपुटेशन एनहांस करेंगे और भी ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स को लाएंगे। बदलते एनवायरनमेंट के बीच सक्सेसफुल बिजनेस अपने ग्राहकों को अधिकांश समय सेटिस्फाई करते हैं। अनसक्सेसफुल बिजनेस अपने कस्टमर्स को खुश करने में फेल होते हैं, उन्हें खो देते हैं और एंड में खुद फेल हो जाते हैं। वैल्यू डिलीवरी केस में भी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है वैल्यू स्ट्रीम। एक वैल्यू स्ट्रीम आपके वैल्यू क्रिएशन की शुरुआत से लेकर आपके कस्टमर को एंड रिजल्ट की डिलीवरी तक सभी स्टेप्स का ग्रुप है। वैल्यू स्ट्रीम मूल रूप से आपके वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन है। अपने वैल्यू स्ट्रीम को पॉसिबली छोटा और स्किल्ड बनाने की कोशिश करना सबसे अच्छा है। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि आपका ऑफर एंड यूजर तक कैसे पहुंचाया जाए। दो प्राइमरी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, डायरेक्ट टू यूजर एंड इंटरमीडियरी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप कई चैनलों के साथ काम करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो आपके बिजनेस को अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं। क्वालिटी के बारे में कस्टमर का परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस और प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। खरीदारी किए जाने के बाद कस्टमर के सेटिस्फाइड होने के लिए ऑफरिंग का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होना चाहिए। यदि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेटर है तो ऑफरिंग का परसेप्शन हाई होगा। अपने कस्टमर्स को अनएक्सपेक्टेड वे में खुश करने वाली चीज देने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए। इन्हीं के साथ आती है प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी वो प्रोवाइड करना जो एक कस्टमर को एग्जैक्टली आपसे चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस तभी तक अच्छे होते हैं जब तक आप वो प्रोवाइड करते हैं जो कि कस्टमर चाहता है। प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी ऑफरिंग की परसीव्ड क्वालिटी को इंक्रीज कर देती है। हम सबको पता है कि किसी भी चीज को अच्छा बनाती है उसकी क्वालिटी। अगर एक ब्रांड सेंस में क्वालिटी की बात की जाए तो ये फिटनेस फॉर पर्पस है।
इसके साथ आते हैं क्वालिटी सिग्नल्स, जो कि किसी ऑफर के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्वालिटी के लिए यूजर परसेप्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब वैल्यू डिलीवरी में बात आती है थ्रूपुट की। ये वो रेट है जिस पर एक सिस्टम अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करता है। यह आपके वैल्यू स्ट्रीम की इफेक्टिवनेस का पैरामीटर है। इसे सेगमेंट्स या टाइम के रूप में मेजर किया जाता है। सेगमेंट्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी और समय जितना कम होगा, थ्रूपुट उतना ही ज्यादा होगा। इसी के साथ आता है डुप्लीकेशन यानी दोहराना। ये किसी भी वैल्यू की चीज को फिर से प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी है। डुप्लीकेशन आपको अपने ऑफर की और भी बहुत सारी कॉपीज बनाने की परमिशन देता है, और वो भी जल्दी और सस्ते में, जिससे ये और भी ज्यादा वाइडली प्रमोट हो सके। कुछ ऐसा बनाने के लिए जिसमें आपके डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। आपको इफेक्टिव ढंग से नकल करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आपको हर कस्टमर के साथ इंडिविजुअल रूप से जुड़ना है, तो आप कितने कस्टमर्स की सेवा कर सकते हैं, इसकी एक एक्सटेंडेड लिमिट है। डुप्लीकेशन की ही तरह एक और चीज जो आपको वाइडली स्प्रेड होने में हेल्प करती है वो है मल्टीप्लिकेशन। ये पूरे प्रोसेस या सिस्टम पर किया जाने वाला डुप्लीकेशन है। एक सिंगल बिजनेस क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी एक ऊपरी लिमिट है। एक प्रूव्ड मॉडल के बेसिस पर आइडेंटिकल बिजनेस सिस्टम बनाकर एक बिजनेस अधिक कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन वो है जो छोटे बिजनेसेस को बड़े बिजनेसेस से अलग करता है। इसी के साथ बात आती है स्केल की। स्केल एक प्रोसेस को मजबूती से डुप्लीकेट या मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी है, क्योंकि वो वॉल्यूम को बढ़ाती है। स्केलेबिलिटी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का अमाउंट काफी लिमिटेड है। प्रोसेस में रिक्वायर्ड ह्यूमन अटेंशन का लेवल जितना छोटा होगा, बिजनेस उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। ऐसे ही होता है अक्यूमुलेशन, जो उन छोटे या बड़े हेल्पफुल इनपुट्स के बारे में है जो कि समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। आप टाइम के साथ जितने छोटे इंप्रूवमेंट्स करेंगे, आपके रिजल्ट्स उतने ही बेटर आएंगे। इसके अलावा वैल्यू डिलीवरी के लिए कुछ और भी फैक्टर्स और चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेनी चाहिए, जैसे एम्पलीफिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, सिस्टमाइजेशन, ट्रियाज जैसी ही कुछ और चीजें। दोस्तों, आपको पर्सनल एमबीए की हमारी ये सीरीज अच्छे से समझ आ रही होगी। हालांकि ये बुक नहीं है, सिर्फ बुक की समरी है। सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस के ऐसे पॉइंट की जिनके बिना कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंसेस की। मैं हूँ पल्लवी भारती, तो आइए मेरे साथ अगले एपिसोड पर चलते हैं। फाइनेंस, पैसों का साइंस और आर्ट, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं जॉश कॉफमन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी, और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी भारती। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये पूरी बुक नहीं है, बस उसकी समरी है। तो अब हम इस सीरीज में एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि किसी भी बिजनेस की रूट होता है। जी हाँ, आपने सही समझा, पैसा यानी फाइनेंस। फाइनेंस की अगर बात करें तो मोस्टली लोगों को फाइनेंस को पढ़ने से डर लगता है या उसे समझने में काफी दिक्कत होती है। फाइनेंस बीन अकाउंटिंग, मैथमेटिकल फॉर्मूला और नंबर से ओवरफ्लो हो रही स्प्रेडशीट्स को जोड़ने का काम करता है। इसे इस तरह से समझना बहुत मुश्किल और कठिन लगता है, लेकिन यदि आप सबसे इंपॉर्टेंट बात पर फोकस करते हैं तो फाइनेंस को समझना इजी हो जाता है। फाइनेंस बेसिकली किसी भी बिजनेस में पैसों को आते जाते देखने और उसे नोटिस करने की आर्ट और साइंस है, और साथ ही ये डिसाइड करता है कि ये मनी फ्लो चलते रहना सफिशिएंट है या नहीं। इसी के साथ अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो वो फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जाने के लिए यूज किए जाने वाले सारे डेटा और डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में अलाइन करने का प्रोसेस है। ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिजनेस में बहुत तरीके के फैंसी वर्ड्स और जार्गन्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये देखने के लिए कि हमारा बिजनेस वैसे ही चल रहा है या नहीं जैसा हम चाहते हैं, हम नंबर्स का सहारा लेते हैं, और यकीन मानिए ये इनफ है। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलते रहने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जरूर लाना चाहिए। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो हर दिन बहुत सारे पैसे का फ्लो होता है। इसलिए हर बिजनेस को सही तौर पर चलने के लिए और सभी प्रोसेसेस को चलते रहने के लिए एक अच्छे अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। हर किसी के पास अपनी लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं, डेली के बिल्स, घर का सामान और न जाने क्या क्या। इसीलिए बिजनेस करने वालों को अपनी टाइम और एनर्जी को जस्टिफाई करने के लिए लगातार कैश फ्लो की जरूरत होती है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बिजनेस छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए। अकॉर्डिंगली हर बिजनेस ओनर को कमाए जाने वाले पैसों का कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व में रखना चाहिए, जिससे वो अपने खर्चे चला सके और अपने साथ काम करने वालों को पे कर सके, जिससे एक स्मूथ फ्लो बना रहे। सबसे बेस्ट बिजनेस एक वर्चुअल साइकिल बनाता है। इसके लिए वो अपने खर्चों को लगातार कम करता रहता है और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा अमाउंट पर कब्जा किए बिना बिजनेस के प्रॉपर फ्लो के लिए ज्यादा पैसा कमाता है। और रिजल्ट ये होता है कि ऐसे लोग अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने कस्टमर्स को भी प्रॉपरली सेटिस्फाइड रखते हैं और उनकी लाइफ को बेटर बनाते रहते हैं। और यही एक सक्सेसफुल बिजनेस की निशानी है कि वो सभी को साथ लेकर चलता है। फाइनेंस आपको एक सेंसिबल वे में अपने पैसे को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक अच्छी फाइनेंस और उसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात आती है प्रॉफिट अर्निंग और उसके मार्जिन की। प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है खर्चे से ज्यादा पैसा कमाना। किसी भी बिजनेस को चलते रहने के लिए जरूरी है प्रॉफिट कमाना। आप हमेशा नुकसान में काम नहीं कर सकते। इवन प्रॉफिट आपको बैड सिचुएशंस के लिए कुशन भी प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए यही एक गोल नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा लोगों की मदद करना, सर्विस प्रोवाइड करना भी मोटिव होना चाहिए। बात करें अगर प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये एक तरीका या मेजर है ये चेक करने का कि आप सेल्स का कितना हिस्सा रखते हैं। बिजनेस यूजुअली प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। प्रॉफिट मार्जिन या मार्जिन परसेंटेज में बताया गया डिफरेंस है कि आप एक बिजनेस में कितना रेवेन्यू कैप्चर करते हैं और कितने पैसे उस रेवेन्यू को जनरेट करने में खर्च करते हैं। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट के दूसरे और भी एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स के बारे में जो कि किसी भी बिजनेस के मनी मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। तो चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। मैं हूं पल्लवी भारती आपके साथ और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर पर्सनल एमबीए की बुक समरी, फाइनेंस, पैसों का साइंस और आर्ट, पार्ट 2। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के बारे में, जहां पर हमने जाना कि किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस कितना जरूरी है, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस नहीं किया जा सकता। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंस के और भी दूसरे एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू कैप्चर की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर ट्रांजैक्शन में वैल्यू के कुछ परसेंटेज को रिटेन किया जाता है। आप जितना ज्यादा वैल्यू कैप्चर करेंगे, आपका ऑफर उतना ही कम अट्रैक्टिव होगा। वैल्यू कैप्चर के दो मेजर अप्रोचेस होते हैं। पहला, मैक्सिमाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू गैदर करना चाहिए। दूसरा, मिनिमाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम वैल्यू कैप्चर करना चाहिए जितना कि सफिशिएंट हो। जब तक आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कैप्चर करते हैं, ठीक है, आपको हर एक पेनी कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। अब एक बिजनेस में वैल्यूएशन एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। वैल्यूएशन या मूल्यांकन किसी भी कंपनी के टोटल वर्थ का एक एस्टिमेट होता है। एक बिजनेस का रेवेन्यू जितना ज्यादा होता है, उसका मार्जिन भी उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा उसका बैंक बैलेंस होता है, उतना ही उसका वैल्यूएशन भी। और वैल्यूएशन जितना ज्यादा होगा, मार्केट से लोन लेना उतना ही आसान होगा। और यदि आप इन्वेस्टर्स को लेना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस इस बेसिस पर लेती हैं कि उनकी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा। अगर बात करें फाइनेंशियल सफिशिएंसी की, तो ये वो पॉइंट है जहां एक बिजनेस इनफ प्रॉफिट ला रहा है जो लोगों को नियर फ्यूचर में बिजनेस को जारी रखने के लिए परफेक्ट लगता है। यदि आप फाइनेंशियल सफिशिएंसी के पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो आप सफल होते हैं, भले ही आप कितना भी पैसा कमाएं। किसी भी बिजनेस को बनाए रखने के लिए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए एक चीज जो सबसे जरूरी होती है, वो है मैनेजिंग द शीट्स, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स वगैरह। सबसे पहले बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है। ये बेसिकली एक डेफिनेट टाइम पीरियड में किसी भी कंपनी के फाइनेंसेस की जांच करता है। सबसे पहले बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये बेसिकली एक डेफिनेट टाइम पीरियड में किसी भी कंपनी के फाइनेंसेस की जांच करना है। ये एक लेजर की तरह है। कैश फ्लो इन डिपॉजिट और कैश फ्लो आउट। आइडियली ज्यादा मनी फ्लो इन होती है और कम मनी फ्लो आउट होती है, और टोटल कभी भी जीरो से नीचे नहीं जाता। हर कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक प्रॉपर टाइम लिमिट इंक्लूडेड होती है, एक दिन, एक महीना, एक साल या कुछ भी। इसके बाद बात आती है इनकम स्टेटमेंट्स की। ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करती है। अगर एक बिजनेस एक इन्वेंट्री मैनेज करता है या कस्टमर्स को क्रेडिट देता है, तो एक सिंपल सा कैश फ्लो एनालिसिस भी मिसलीडिंग हो सकता है। ये डिटरमिन करने के लिए कि आपके सेल्स प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, आपको ये ट्रैक करना आना चाहिए कि कौन सी सेल्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड हैं, और हर सेल्स को एक्सपेंसेस मैच करके ये देखना इजी है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब फाइनेंस में एक सबसे जरूरी चीज जो आती है वो है बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट होता है कि एक बिजनेस एक मोमेंट पर क्या ओन करता है। बैलेंस शीट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है। कंपनी की बैलेंस शीट की जांच करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं, क्या उसे अपने बिलों का पेमेंट करने में परेशानी हो रही है, और समय के साथ कंपनी की वैल्यू कैसे चेंज हो गई है। इन सभी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें किसी भी कंपनी या बिजनेस के फाइनेंसेस के बारे में सारी जानकारी देते हैं और उन्हें मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पर प्रॉफिट और एक्सपेंस एक होते हैं, या परचेसिंग साइकिल, कैश फ्लो साइकिल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपाउंडिंग, टाइम वैल्यू फॉर मनी, लेवरेज, हायरार्की ऑन फंडिंग, बूटस्ट्रैपिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि होता है किसी भी टाइम और रिसोर्सेज की मदद से क्रिएट की गई या जनरेट की गई वैल्यू, यानी आपने इतनी मेहनत करके आखिर कितना कमाया। ये सभी फैक्टर्स जब हम पूरी तरह से समझ जाते हैं, तो एक कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे ह्यूमन माइंड की। आखिर वही तो है जहां से किसी भी बिजनेस का आइडिया आता है, और फिर वही है जो हमें एफर्ट्स करने को कहता है ताकि उस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जा सके। आप सुन रहे हैं जॉश कॉफमन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी, मेरे यानी पल्लवी के साथ। आगे बढ़ रहे हैं हम, आप साथ आ रहे हैं ना। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं जॉश कॉफमन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। इस सीरीज में अब तक हमने एक बिजनेस के काम करने के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को कवर कर लिया है। तो अब हम लोगों के काम करने के तरीके को समझने के लिए गियर शिफ्ट करने जा रहे हैं।
देखिए, बिजनेस लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू डिलीवरी में चर्चा की थी। अगर लोगों की ज़रूरतें और एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, तो बिजनेस मौजूद नहीं होंगे। इसी तरह अगर इन ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए लोग नहीं होते, तो बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते थे। ये समझना कि हम जानकारी कैसे लेते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं और हम कैसे तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटिटी बनना और बने रहना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो जाती है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, तो चीज़ों को पूरा करने और दूसरों के साथ ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से काम करने के बेहतर तरीके ढूंढना आसान हो जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बायोलॉजी की, तो ये उस दुनिया के लिए थी जो आज से 1 लाख साल पहले एग्जिस्ट करती थी, न कि आज की दुनिया। केवमैन सिंड्रोम ये पहचानने का एक तरीका है कि आपका दिमाग और शरीर आज की दुनिया के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। हमें आज 16 घंटे काम करने के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आप अपने आप पर ज़्यादा हार्श ना हो, क्योंकि हम में से कोई भी दुनिया के लिए वैसा नहीं बनाया गया था जैसा कि आज है। बात कर रहे हैं माइंड की, तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं। यदि आप अपनी बॉडी को वो नहीं देते जो उसे चलाने के लिए ज़रूरी है, तो आप अपने एम तक पहुंचने से पहले ही काम करना बंद कर देंगे। प्रोडक्टिव होने के लिए आपको न्यूट्रिशन, आराम और एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। हाई क्वालिटी वाला खाना खाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, पर्याप्त धूप लें लेकिन ज़्यादा नहीं। अपने दिमाग को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें जो उसे चलाने के लिए चाहिए। आपको इनमें से कुछ को सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखने के लिए कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और मूड के लिए क्या काम करता है, एक्सपेरिमेंट करना एक अच्छा आइडिया है। बात करें ह्यूमन बिहेवियर की, तो उसे समझने के लिए दिमाग को समझना ज़रूरी है। अनियन ब्रेन, ये याद रखने का एक आसान तरीका है कि दिमाग को कैसे बनाया जाता है। इसमें प्याज की तरह परतें होती हैं। ज़्यादा काम करने के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, उनमें से एक ये है कि आप अपने दिमाग की आवाज़ से खुद को अलग कर लें। आवाज़ हमेशा सही नहीं होती, ये सिर्फ आपके आसपास की चीज़ों को एक्सपोज करना पसंद करती है। जॉर्ज कॉफमैन कहते हैं कि मेडिटेशन एक इजी प्रैक्टिस है जो आपको आपके दिमाग की आवाज़ से अलग करने में मदद कर सकती है। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, बस सांस लें और देखें कि आपका दिमाग क्या करता है। एट द एंड ये शांत हो जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक फेमस थियरी है जो है परपेचुअल कंट्रोल थियरी, जो कहती है कि हम दुनिया की अपनी परसेप्शंस को एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज के अंदर रखने के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक कोट मौसम के कारण नहीं बल्कि इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड लगती है और हम ठंड महसूस नहीं करना चाहते हैं। जब कोई पर्टिकुलर एक्शन किसी एक परसेप्शन को अंडर कंट्रोल लाता है, तो सिस्टम तब तक काम करना बंद कर देता है जब तक कि वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि परसेप्शन को कंट्रोल में लाने के लिए कौन से काम संभव है। कंट्रोल प्लानिंग बनाने के बारे में नहीं है, ये एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को एडजस्ट करने के बारे में है। ये समझकर कि लोग अपनी परसेप्शंस को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, आप उन्हें इंप्रेस करने के लिए बेहतर ढंग से इक्विप्ड होंगे। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ह्यूमन माइंड के दूसरे फैक्टर्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे एक ह्यूमन माइंड किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए काम करता है। आप सुन रहे हैं जॉश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। अगले चैप्टर पर आप हमारे साथ आ रहे हैं ना? हमारा दिमाग कैसे काम करता है, पार्ट 2। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं जॉश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ह्यूमन माइंड की, जहां हमने एक ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ह्यूमन माइंड के दूसरे फैक्टर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे रेफरेंस लेवल की। यह हर परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम का की एलिमेंट है। ये रेफरेंस लेवल बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला, सेट पॉइंट, अ मिनिमम और मैक्सिमम लेवल। बिजनेस फाइनेंसेस को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, जब तक आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिव लिमिट से ज्यादा और कम है, तब तक आप ठीक हैं। दूसरा है रेंज, एक्सेप्टेबल वैल्यू का स्प्रेड एक सेट पॉइंट के साथ। डिफरेंस ये है कि इसमें एक अपर और लोअर लिमिट पॉइंट होता है और परसेप्शन को अंडर कंट्रोल होने के लिए उन लिमिट्स के बीच में होना चाहिए। तीसरा होता है एरर या गलती। सेट पॉइंट जीरो के रूप में डिफाइंड होता है और जो कुछ भी जीरो नहीं है वो कंट्रोल से बाहर है। बिहेवियर को बदलने के लिए आपको या तो रेफरेंस लेवल या एनवायरनमेंट बदलना होगा। रेफरेंस लेवल को बदलकर या अवेलेबल ऑप्शंस को बदलकर आप एक तरीके से काम कर सकते हैं और फिर भी कंट्रोल में रह सकते हैं, भले ही परसेप्शंस सेम हो। रेफरेंस लेवल बदलें और आपका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाएगा। और जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो गाइडिंग स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर का सबसे बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर है। यदि आप किसी बिहेवियर को सक्सेसफुली बदलना चाहते हैं, तो पहले उस स्ट्रक्चर को बदलें जो व्यवहार को इफेक्ट करती है या उसका समर्थन करती है, और बिहेवियर उसको फॉलो करेगा। अपने बिहेवियर को सीधे बदलने की कोशिश न करें, इसके लिए बहुत अधिक विल पावर की जरूरत होती है। एनवायरनमेंट पर फोकस करना आसान है। इसके बाद बात आती है रीऑर्गेनाइजेशन की। ये एक रैंडम एक्शन है जो तब होता है जब रेफरेंस लेवल का वायलेशन होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि इसे कैसे कंट्रोल में वापस लाया जाए। ऐसा तब होता है जब लोग अपनी नौकरी से नाखुश या क्वार्टर लाइफ क्राइसिस फील करते हैं।
कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि क्या। रीऑर्गेनाइजेशन सीखने का न्यूरोलॉजिकल बेसिस है। यदि आपका दिमाग नहीं जानता कि क्या करना है, तो डेटा हासिल करने के लिए रैंडम चीजें करना सबसे अच्छी बात है। रीऑर्गेनाइजेशन से नहीं लड़ना सबसे अच्छा है। यह आमतौर पर आपकी सेटिस्फैक्शन में सुधार किए बिना आपके सीखने को स्लो कर देता है। एक बार जब आप परसेप्शन को कंट्रोल में लाना सीख जाते हैं, तो रीऑर्गेनाइजेशन स्वाभाविक रूप से रुक जाता है। कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए अपने दिमाग के इम्पल्स को रिस्पेक्ट करें। आप बिना कॉन्फ्लिक्ट के एक ह्यूमन माइंड को इमेजिन नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो कंट्रोल सिस्टम एक ही परसेप्शन को बदलने की कोशिश करती हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के स्पेशल मामले में यही होता है। एक सिस्टम आराम करना चाहता है और एक काम करना चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट तब भी होता है जब लोग अलग अलग आउटपुट के लिए कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिन्हें सेम इनपुट की आवश्यकता होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स को केवल रेफरेंस लेवल्स को बदलकर ही सॉल्व किया जा सकता है। इसमें शामिल पार्टीज द्वारा सक्सेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। सक्सेस को डिफाइन करने के लिए हर पार्टी द्वारा यूज की जाने वाली रेफरेंस लेवल्स बनाने वाली सिचुएशन के स्ट्रक्चर को बदलें और आप कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर देंगे। जब हम ह्यूमन माइंड की बात करते हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन ये मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन या प्रेरणा एक इमोशनल स्टेट है, जो हमारे दिमाग के उन हिस्सों को जोड़ती है जो किसी भी एक्शन के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। दो बेसिक इच्छाएं हैं जो मोटिवेशन को जगाती हैं, किसी डिजायरेबल चीज की ओर बढ़ना और किसी ऐसी चीज से दूर जाना जो डिजायरेबल नहीं है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, रीजनल गतिविधि नहीं। सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग सोचता है कि आपको मोटिवेटेड होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप से प्रेरित हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट तब होता है जब एक ही समय में मूव टूवर्ड्स और मूव अवे साइंस होते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म पास्ट में रिस्क से बचने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट रिस्क अब लाइफ या डेथ की सिचुएशन नहीं है जैसे वो हुआ करते थे। वैसे मैं ये बताती चलूं कि आप सुन रहे हैं जॉश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी, जिसे हमने आपके लिए आसान भाषा में बनाया है। इन सभी के अलावा एक ह्यूमन माइंड और उसके बिजनेस में यूज के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक डिस्कशन या एक्शन को अफेक्ट करते हैं। सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें कैसे अपने ऊपर या अपने आप कैसे और क्या क्या काम करने चाहिए, ताकि हम एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लायक बन सकें। चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। आप आ रहे हैं ना? स्ट्रैटेजीज बनाना और उस पर काम करना, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं जॉश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड पॉलीमैथ जॉन वोल्फगैंग वॉन गोएस ने कहा है कि सोचना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल, और अपनी सोच के हिसाब से काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अपने साथ काम करने की, क्योंकि अपनी ही सोची हुई स्ट्रैटेजीज पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपका शरीर और दिमाग वो टूल्स हैं जिनका उपयोग आप चीजों को करने के लिए करते हैं। अपने साथ काम करना सीखना, आपने जो डिसाइड किया है उसे पूरा करना आसान और ज्यादा हैपनिंग और सेटिस्फाइंग होता है। आज के बिजी बिजनेस एनवायरनमेंट में हर उस चीज के बारे में स्ट्रेस लेना आसान है जिसे करने की जरूरत है। इफेक्टिव ढंग से और एफिशिएंसी के साथ काम करना सीखना एक पूरे करियर और एक टायरिंग करियर के बीच का अंतर हो सकता है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या करना है। एम डिसाइड करें और उसे अचीव करें। अपने डेली टास्क को ट्रैक करें, रेजिस्टेंस पर काबू पाएं और बिना एग्जॉस्ट हुए लगातार अधिक प्रोडक्टिव काम करें। सबसे पहले बात है चीजों को एक्सपीरियंस करने की। तो एक टर्म आता है जो है अक्रेशा। ये किसी काम को जानने का एक्सपीरियंस है जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। अक्रेशा काम करने में सबसे वाइड स्प्रेड और परसिस्टेंट बैरियर्स में से एक है। फिर आता है मोनो आइडियलिज्म। ये केवल एक चीज पर आपकी एनर्जी और ध्यान फोकस करने की सिचुएशन है। इसे अक्सर फ्लो सिचुएशन कहा जाता है, एक सब्जेक्ट पर लंबे समय तक क्लियर फोकस। आप जानते हैं कि मोनो आइडियल स्टेट को कैसे इंड्यूस किया जाए। पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस को दूर कीजिए, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कीजिए। थोड़ा सा प्रोडक्टिव डैश काम करके अटेंशन प्रोसेस को स्टार्ट करना। यदि आप अपना डैश शुरू करने से पहले डिस्ट्रैक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करते हैं, तो आप जल्दी से एक मोनो आइडियल अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपने साथ काम करने के लिए अगला जो पॉइंट जिसे ध्यान में रखना चाहिए वो है कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी। हर बार जब आप अपना ध्यान एक विषय से दूसरे विषय पर लगाते हैं, तो आप पर कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी लगाया जाता है। आपका दिमाग समय और एनर्जी खर्च करता है। कॉन्टैक्ट्स को लोड करने और रीलोड करने में न्यूरोलॉजिकल रूप से मल्टीटास्किंग इम्पॉसिबल है। आप वास्तव में दो चीजें नहीं कर रहे हैं, आप अपना ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर लगा रहे हैं। प्रोडक्टिव मल्टीटास्किंग एक मिथ है। अनप्रोडक्टिव स्विचिंग से बचने के लिए एक जैसे कामों को एक साथ कंबाइन करना सबसे अच्छा है। इस तरह आपके दिमाग को कॉन्टेक्स्ट को केवल एक बार वर्केबल मेमोरी में लोड करने की जरूरत होती है। आप कम मेहनत में ज्यादा काम करेंगे। अब काम है तो उसे कंप्लीट कैसे करें। किसी चीज को करने के केवल 4 तरीके हैं: कंप्लीशन, डिलीशन, डेलीगेशन एंड डिफरमेंट। इन्हें कंप्लीशन के 4 मेथड्स कहा जाता है। अपनी टू डू लिस्ट के माध्यम से जाने पर आप सभी 4 ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और आप ज्यादा काम करेंगे। पहला है कंप्लीशन यानी काम करना। ये उन कामों के लिए बेस्ट है जिन्हें केवल आप ही स्पेशल रूप से अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा है डिलीशन, किसी टास्क को एलिमिनेट करना। ये किसी भी चीज के लिए इफेक्टिव है जो अनइम्पोर्टेंट या अननेसेसरी है। तीसरा होता है डेलीगेशन, यानी अपना काम किसी और को दे देना। यह उस काम के लिए इफेक्टिव है जो कोई दूसरा आपकी एफिशिएंसी की 80% एफिशिएंसी से उसे कर सकता है।
और लास्ट होता है डिफरमेंट, काम को बाद तक के लिए टालना। ये उन कामों के लिए इफेक्टिव है जो इंपॉर्टेंट या टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद जरूरी है अपनी टास्क को बांटना। सबसे पहले उन कामों को करना जिन्हें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT एक इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा। हर दिन 2 या 3 MIT की लिस्ट बनाएं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने पर ध्यान दें। इस लिस्ट को अपनी सामान्य टू डू लिस्ट से अलग रखें। इन टास्क के साथ ही आपको कुछ गोल्स भी सेट करने चाहिए। गोल एक स्टेटमेंट है जो ठीक ठीक एक्सप्लेन करता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। गोल्स बहुत यूजफुल होते हैं यदि उन्हें पॉजिटिव, इमीडिएट, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक फिक्स फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। पहला होता है पॉजिटिव, जिसमें आपका गोल कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ते हैं, दूर नहीं होते। दूसरा होता है इमीडिएट, यानी आपके गोल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जिन पर आप अभी प्रोग्रेस करने का निर्णय लेते हैं, ना कि किसी दिन। तीसरा है कॉन्क्रीट, जिसका मतलब है कि आप रियल दुनिया में रिजल्ट देखने में केपेबल हैं। खुशी प्राप्त करना कोई ठोस गोल नहीं है। और आखिरी है स्पेसिफिक, आपको ये डिफाइन करना होगा कि आप अपने गोल्स को कब, क्या और कहाँ प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके गोल्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए, जैसे 20 पाउंड कम करें के बजाय 20 मिनट का व्यायाम करें। यदि आप अब उनके बारे में अच्छा फील नहीं करते तो अपने गोल्स को बदलना ठीक है। इन सभी मेजर फैक्टर्स के अलावा जब आप अपने खुद के साथ काम करना शुरू करते हैं, या कहें कि जब हमें अपने खुद के साथ काम करने पर फोकस करना चाहिए, तो हमें अपनी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी हम किस मनोदशा के साथ काम कर रहे हैं, इस काम से हम पर क्या असर पड़ेगा, इस सब पर भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमें अपनी हैबिट्स यानी आदतों, हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस और उनकी टाइम टू टाइम प्लानिंग और प्रोसेसिंग, और साथ ही हमारे अपने कामों और उनके रिजल्ट्स की टेस्टिंग वगैरह का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आखिर आप अपने आप में एक टीम है जिसका काम है बेस्ट एंड रिजल्ट्स जनरेट करना। अब अपने साथ काम करना सीखने के बाद जरूरी है कि हम ग्रुप में यानी दूसरों के साथ काम करना भी सीखें। इस तरीके के बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। आप आ रहे हैं ना? मिलकर आगे बढ़ना पार्ट 1। हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि आखिर खुद पर काम करना या अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दूसरों के साथ काम करने की, यानी मिलकर काम करने की। आखिर किसी भी बिजनेस को कभी भी अकेले नहीं खड़ा किया जा सकता है। 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी कहते हैं कि मेरे लोगों को ले लो लेकिन मेरे कारखानों को छोड़ दो, और जल्द ही कारखाने के फर्श पर घास उगाएगी। मेरे कारखाने ले लो लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दो, और जल्द ही हमारे पास एक नया और बेहतर कारखाना होगा। बहुत ही आसान सी बात है कि लोग ही हैं जो किसी भी चीज को बनाते हैं। दूसरों दूसरे लोगों के साथ काम करना बिजनेस का एक हिस्सा है। आप वास्तव में इससे बच नहीं सकते, भले ही आप चाहें। कस्टमर, वर्कर, ठेकेदार और भागीदार सभी अपनी यूनिक मोटिवेशन और इच्छाओं वाले इंसान हैं। यदि आप इस दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि चीजों को अन्य लोगों के साथ और उनके थ्रू कैसे किया जाए। अब हम बात करेंगे कि दूसरों के साथ इफेक्टिव ढंग से कैसे काम किया जाए। आप सीखेंगे कि कैसे ज्यादा इफेक्टिव ढंग से कम्युनिकेट करें, दूसरों का सम्मान और ट्रस्ट गेन करें, ग्रुप डिस्कशन की लिमिटेशंस और नुकसान को पहचानें, और लोगों की एक टीम का इफेक्टिव ढंग से नेतृत्व या मैनेजमेंट करें। दूसरों के साथ काम करने के केस में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है पावर, या उसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये दूसरे लोगों के माध्यम से काम करने की आपकी एबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन करती है। आपके पास जितनी ज्यादा पावर होगी आप उतने ही ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। ज्यादा पावर चाहने में मॉरल रूप से कुछ भी गलत नहीं है। सभी ह्यूमन रिलेशंस पावर पर बेस्ड होते हैं, और आमतौर पर दो फॉर्म्स में से एक लेते हैं, जिसमें पहला होता है इन्फ्लुएंस, आप जो सजेशंस देते हैं उसे करने के लिए किसी को एनकरेज करने की एबिलिटी, और दूसरा कंपल्शन, किसी को वो करने के लिए मजबूर करने की एबिलिटी जो आप कमांड देते हैं। इन्फ्लुएंस कंपल्शन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। अपनी पावर को बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है अपने इन्फ्लुएंस और रेपुटेशन को बढ़ाना। जैसा कि हमने इससे पहले वाले भाग में जाना कि कुछ भी करने के लिए हमें पहले अपने खुद के साथ और अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने साथ काम कर सकते हैं तो हमें दूसरों की या उनके साथ काम करने की क्या जरूरत है। यदि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते या उनसे अपने हिसाब से काम ही नहीं करवा सकते तो हमें चिंता क्या है। इस सवाल का जवाब है कंपैरेटिव एडवांटेज। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को दूर करने की तुलना में अपनी ताकत का फायदा उठाना बेटर है। बिजनेस बेहतर काम करते हैं यदि इंसान इस बात पर ध्यान फोकस करते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं और दूसरे स्पेशलिस्ट के साथ काम करते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज यही कारण है कि डाइवर्स टीमें होमोजेनस टीमों से बेहतर परफॉर्म करती हैं। अब अगर हमें दूसरों के साथ मिलकर या उनसे काम करवाना है तो हमारी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ओवरहेड उस टाइम का प्रोपोर्शन है जब आप प्रोडक्टिव काम करने के बजाय अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करने में खर्च करते हैं। कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे कम्युनिकेशन ओवरहेड भी होता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। अपनी टीम को जितना हो सके उतना छोटा बनाएं, इससे सभी का समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरों के साथ काम करने में एक और फैक्टर जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है वो है इम्पोर्टेंस। हर कोई इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है,
जितना ज्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे, उतना ही वो आपके साथ अपने रिलेशन को इम्पोर्टेंस देंगे। आप दूसरे लोगों में जितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो उतना ही इम्पोर्टेंट फील करेंगे। किसी को इम्पोर्टेंट महसूस करवाना मुश्किल नहीं है, फिर भी आज की दुनिया में रेयर है। ध्यान दें, ध्यान से सुनें, इंटरेस्ट एक्सप्रेस करें और क्वेश्चंस पूछें। इससे सामने वाला समझेगा कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये जॉश काफमैन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी है, ना कि पूरी बुक। अगले एपिसोड में हम दूसरों के साथ काम करने और उससे इफेक्टिव रिजल्ट्स पाने के लिए किए जाने वाले या ध्यान दिए जाने वाले दूसरे एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मिलकर आगे बढ़ना पार्ट 2। हेलो दोस्तों, पर्सनल एमबीए बुक समरी सीरीज के इस भाग में हम बात कर रहे हैं किसी भी बिजनेस या काम की सक्सेसफुल होने के लिए उसमें यूज होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो है दूसरों के साथ काम करना। अभी तक हमने जाना कि दूसरों के साथ काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन, यानी संचार। और हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन रखने के लिए हमें उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए, और ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब दोनों पार्टीज सेफ फील करती हैं। जैसे ही एक पार्टी को किसी तरह से इनसिक्योरिटी फील होती है, तो वो मानसिक और इमोशनल रूप से कॉन्वर्सेशन से हट जाएगी। लोगों को ये एक्सप्रेस करने के लिए सेफ फील करने की जरूरत है कि वो क्या सोचते हैं और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिना गुस्सा किए और बिना डिफेंसिव हुए सही तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए स्टेट मॉडल बनाया गया है, जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला, शेयर योर फैक्ट्स। फैक्ट्स कम कंट्रोवर्शियल हैं, इसलिए उनके साथ आगे बढ़ें। दूसरा, टेल योर स्टोरी। बिना किसी जजमेंट या इंसल्ट के अपनी बात क्लियरली एक्सप्लेन करें। तीसरा, आस्क फॉर अदर्स पार्ट्स। कहानी का दूसरों का पक्ष सुनें। फोर्थ, टॉक टेंटेटिवली। जजमेंट्स और अल्टीमेटम्स को अवॉइड करें। फिफ्थ, एनकरेज टेस्टिंग। सजेशन दें, और जब तक आप कॉर्स ऑफ एक्शन के लिए एग्री ना हो तब तक इनपुट मांगे। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का नजरिया अलग होता है। अपने शब्दों और कामों को दूसरे पक्ष की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनाने का तरीका जानने से आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के करीब पहुंच जाएंगे। अब इस सेफ्टी की फीलिंग कैसे करवाई जाए, ये एक बड़ा सवाल होता है, और इसका जवाब है गोल्डन ट्राइफेक्टा। ये तरीका है जिससे लोगों को हमसे बात करते टाइम सेफ फील होता है। इसमें 3 की पॉइंट्स होते हैं: अप्रिसिएशन, कर्टेसी और रिस्पेक्ट। अप्रिसिएशन का मतलब है कि दूसरे आपके लिए क्या कर रहे हैं इसके लिए आभार व्यक्त करना, भले ही वो सही ना हो। कर्टेसी, सीधे शब्दों में कहें, ये पोलाइटनेस है। रिस्पेक्ट का मतलब है दूसरे इंसान की सिचुएशन को ऑनर करना। गोल्डन ट्राइफेक्टा को लोगों के साथ अपने सभी इंटरेक्शंस पर लागू करना इंपॉर्टेंट है, न कि केवल उन लोगों के साथ जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि आप जब अपनी किसी रिक्वेस्ट के लिए कारण देते हैं, मतलब जब आप उन्हें बताते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो लोगों का कंप्लायंस रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। ह्यूमंस बिहेवियर रिलेटेड कारणों की तलाश करने के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। लोग ज्यादा रिसेप्टिव होंगे जब आप उन्हें किसी काम के पीछे का रीजन देंगे। कोई भी कारण होगा, चलेगा। अब रीजन या कारण देना कैसे है, इसका जवाब है कमांडर्स इंटेंट। इसका मतलब है कि ये समझाना कि किसी को काम असाइन करते समय कुछ क्यों किया जाना चाहिए। जितना ज्यादा आपका एजेंट उसके पीछे के मोटिव को समझता है, उतना ही बेहतर होगा कि वो इसे करेगा। किसी प्लानिंग के पीछे के गोल के बारे में क्लियर होने से दूसरे लोग कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन की नीड के बिना उस गोल की ओर काम कर सकते हैं। साथ काम करने के लिए एक और फैक्टर है जो जरूरी है, वो है प्लानिंग फैलेसी। ये एक टेंडेंसी है जिसमें लोग कॉम्प्लेक्स या कठिन प्रोजेक्ट्स में लगने वाले टाइम को कम आंकते हैं। योजना बनाते समय हम एक ऐसे सिनेरियो को इमेजिन करते हैं जहां सब कुछ ठीक हो जाता है, और हम उन चीजों की संभावना को कम आंकते हैं जो योजना को अफेक्ट कर सकती हैं। प्लानिंग यूजफुल है क्योंकि ये आपको आवश्यकताओं, डिपेंडेंसीज और रिस्क को समझने में मदद करता है। यूजफुल होने के लिए प्लानिंग का 100% एक्यूरेट और प्रिडिक्टिव होना जरूरी नहीं है। लोगों के साथ जुड़ने में अथॉरिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। लोग अथॉरिटी के फिगर्स का पालन करते हैं। ऐसा तब भी होता है जब वो अलग अलग परिस्थितियों में एक ही एक्शन नहीं करते। एक बार जब किसी को एक अथॉरिटी के रूप में माना जाता है, तो वो ज्यादा इंस्पिरेशनल हो जाते हैं। यदि आप अथॉरिटी की सिचुएशन में हैं, तो लोग आपके साथ अलग तरीके से बात करेंगे। आप जो सुनना चाहते हैं उसे बताने के लिए लोग आपको जो कहते हैं उसे फिल्टर कर सकते हैं, जो कि आपको सुनने की जरूरत नहीं हो सकती है। एक मजबूत रेपुटेशन डेवलप करने से आपको अथॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा। अपने आप को एक अथॉरिटी के रूप में स्टैब्लिश करें और आप अपनी सेल्स बढ़ाने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रखते हैं। दूसरों के साथ काम करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। साथ ही जितना आपका एक पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, उतना ही दूसरों से जुड़ना और साथ में काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर लोगों की हायरिंग और उनका माइंड रीडिंग कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सिस्टम को समझने के बारे में। आफ्टर ऑल, हर एक चीज का एक सिस्टम है, और उसे सही तरह से समझ कर न किया जाए तो वो कभी भी अच्छे एंड रिजल्ट नहीं दे सकता। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आप आ गए हैं ना? बिजनेस की समझ। हेलो दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि कोई भी काम किसी एक प्रॉपर सिस्टम के बिना पूरा सही ढंग से नहीं हो सकता। लेकिन ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है।
आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन्हीं सिस्टम्स को समझने के बारे में। बिजनेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, उनसे और भी ज्यादा, जो कि बाजारों, उद्योगों और समाजों में मौजूद हैं। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपस में जुड़े भागों की एक सेल्फ परपेचुएटिंग व्यवस्था है जो एक यूनिफाइड होल बनाती है। हम अभी सभी सिस्टम्स के कॉमन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स सिस्टम के काम करने को अफेक्ट करते हैं और अनसर्टेनिटी और चेंज की नेचर को भी इम्पैक्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये मात्र एक बुक समरी है, ना कि पूरी बुक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बुक समरी में आगे क्या है। जब हम सिस्टम्स को समझने की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है गॉल्स लॉ की। गॉल का नियम कहता है कि काम करने वाले सभी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स काम करने वाले सिंपल सिस्टम से डेवलप हुए। यदि आप एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना चाहते हैं जो काम करता है, तो पहले एक सिंपल सिस्टम बनाएं और फिर समय के साथ उसमें सुधार करें। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वेरिएबल्स और इंटरडिपेंडेंसी से भरे हुए हैं जिन्हें काम करने के लिए ठीक से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। स्क्रैच से डिजाइन किए गए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स रियल दुनिया में कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि डिजाइन किए जाने के दौरान उन्होंने एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस नहीं किया होगा। हर सिस्टम का एक फ्लो होता है, रिसोर्सेज के सिस्टम के अंदर और बाहर आना जाना। इनफ्लो वो रिसोर्सेज हैं जो सिस्टम में जा रहे हैं, जैसे पानी एक सिंक में। आउटफ्लो वो रिसोर्सेज हैं जो सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, जैसे बैंक खाते से पैसा। सिस्टम को समझने के लिए फ्लो को समझें, और इस फ्लो के साथ बात आती है स्टॉक की। सिस्टम के सेंस में एक स्टॉक रिसोर्सेज का एक पूल है। फ्लो को फॉलो करके आप पाएंगे कि रिसोर्सेज कहाँ एक साथ पूल करते हैं। स्टॉक बढ़ाने के लिए इनफ्लो बढ़ाएं और आउटफ्लो घटाएं। यदि आप स्टॉक कम करना चाहते हैं तो इसके ऑपोजिट काम करें। स्टॉक ढूंढने पर आप पाएंगे कि रिसोर्सेज यूज किए जाने का वेट कर रहे हैं। स्टॉक और रिसोर्सेज के मामले में एक और चीज होती है और वो है स्लैक। स्लैक एक स्टॉक में मौजूद रिसोर्सेज का अमाउंट है। एक सिस्टम को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए स्लैक बिल्कुल सही होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। स्लैक थोड़ा ट्रिकी है। बहुत ज्यादा स्लैक और आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बहुत कम स्लैक और आप स्टॉक से बाहर निकलने का रिस्क का सामना कर रहे हैं। एक सिस्टम की परफॉर्मेंस क्रिटिकल इनपुट की अवेलेबिलिटी से लिमिट होती है। कंस्ट्रेंट्स को हटा दें और परफॉर्मेंस में सुधार हो जाएगा। किसी भी कंस्ट्रेंट को दूर करने के लिए गोल्डरैट ने 5 स्टेप्स बताए हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन यानी लिमिटिंग फैक्टर को ढूंढना। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन, ये इंश्योर करना कि कंस्ट्रेंट से जुड़े रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तीसरा, सबऑर्डिनेशन, कंस्ट्रेंट को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम को रीडिजाइन करना। चौथा, एलिवेशन, कंस्ट्रेंट की कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते रहना। और पांचवा, री इवैल्यूएशन, कोई भी चेंज करने के बाद सिस्टम को री इवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि कंस्ट्रेंट कहाँ है। आप इन स्टेप्स को जितनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, आपके सिस्टम का थ्रूपुट उतना ही बेटर होगा। कोई भी सिस्टम बिना फीडबैक एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकता। फीडबैक लूप सिस्टम में तब मौजूद होता है जब कोई आउटपुट वाली साइकिल में इनपुट बन जाता है। बैलेंसिंग लूप हर साइकिल के साथ सिस्टम के आउटपुट को कम करते हैं। रीइंफोर्सिंग लूप हर साइकिल के साथ सिस्टम के आउटपुट को बढ़ाते हैं। हर जगह फीडबैक लूप्स हैं और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी का अप्रिसिएशन करने के लिए उन्हें नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। हर सिस्टम में खुद के भी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसे टाइम टू टाइम अपग्रेडेड रखते हैं। ऑटो कैटालिसिस एक रिएक्शन है जिसका आउटपुट एक आइडेंटिकल रिएक्शन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करता है। एक ऑटो कैटालाइजिंग सिस्टम पिछले साइकिल के बाय प्रोडक्ट के रूप में नेक्स्ट साइकिल के लिए रिक्वायर्ड इनपुट का प्रोडक्शन करेगा। ये एक पॉजिटिव सेल्फ रेनफोर्सिंग फीडबैक लूप में कन्वर्ट होता है, जहां सिस्टम तब तक बढ़ेगा जब तक कि सिस्टम बदल नहीं जाता और कम आउटपुट पैदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, डायरेक्ट मार्केटिंग में खर्च किया गया पैसा जो ज्यादा रेवेन्यू लाता है, जिसे कंपनी ज्यादा डायरेक्ट मार्केटिंग पर खर्च करती है जिससे और भी अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। यदि आपके सिस्टम में ऑटो कैटालाइजिंग एलिमेंट्स हैं तो ये और तेजी से बढ़ेगा। हर सिस्टम का एक एनवायरनमेंट भी होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे सिस्टम ऑपरेट करता है। जब एनवायरनमेंट बदलता है तो सिस्टम को भी ऑपरेट करते रहने के लिए इसे चालू रखना चाहिए। हमेशा एनवायरनमेंट पर विचार करें और अपने सिस्टम को इसके अकॉर्डिंग बनाएं। एनवायरनमेंट में एक चैलेंज भी है। एक सिलेक्शन टेस्ट एक एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा सिस्टम खुद को बनाए रखता है और कौन सा नहीं। ये एक सिस्टम के लिए हवा में सांस लेने जैसा है। यदि कोई बिजनेस पर्याप्त रेवेन्यू नहीं लाता तो वो मर जाता है। यदि एनवायरनमेंट बदलता है तो सिलेक्शन टेस्ट भी बदल जाता है। यदि आप किसी बाजार में सिलेक्शन टेस्ट्स की पहचान कर सकते हैं तो आप वहां अधिक इफेक्टिव ढंग से कम्पीट करने में केपेबल होंगे। सभी सिस्टम बदल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लगातार फ्लक्स की स्टेट में है। ये जानना मुश्किल है कि कोई सिस्टम कैसे बदलेगा, लेकिन ये सर्टन है कि ये होगा। अपने बिजनेस के साथ एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना जहां सब कुछ सही और अनचेंजेबल हो, इम्पॉसिबल है। आप जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, चेंजेस आने पर आप उतने ही बेहतर तैयार होंगे। एक सिस्टम को अफेक्ट करने के लिए और उसे फ्लुएंटली चलते रहने के लिए ये जरूरी है कि हमारी उसके बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सिस्टम्स के एनालिसिस की। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। एनालाइज द सिस्टम्स प्रॉपर्ली। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और आप सुन रहे हैं जॉश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। इस बुक की समरी सीरीज में हमने जाना है कि किसी भी बिजनेस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना कितना जरूरी है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। सिस्टम को समझ तो लिया, लेकिन उसे एनालाइज भी करना एक सक्सेसफुल बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है।
इस समरी के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम के एनालिसिस की। टेक्नोलॉजिस्ट एरिन एवंस कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को समझ नहीं सकते तो आप उसे बदल नहीं सकते। इससे पहले कि आप किसी सिस्टम में अपग्रेडेशन कर सकें, आपको ये समझना होगा कि ये करंटली कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये बहुत ट्रिकी काम है। जब तक आप केयरफुली मेजर्स ले पाते हैं, तब तक आपके लिए दुनिया के किसी भी काम को या उसकी वर्किंग को रोकना पॉसिबल नहीं है। सिस्टम को तभी एनालाइज किया जाना चाहिए जब वो काम कर रहा है, यानी सही तरह से प्रोसेस कर रहा होता है। किसी भी सिस्टम का एवेल्युएशन जब वो प्रोसेस कर रहा है, तब करना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप आखिर किस चीज को एनालाइज करना चाहते हैं। इस समरी के आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि किसी भी सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज को मेजर करना है, और ये देख सकते हैं कि एक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए जैसा कि कहा गया है कि उसे डीकंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है और कैसे किया जाता है? डीकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे सब सिस्टम्स में बांटने का काम करता है, और ये सब सिस्टम्स हमें उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ईजिली समझने में हेल्प करते हैं। और जब एक बार आप सब सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप उन्हें ये देखने के लिए अलग कर सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम में वो क्या पार्ट प्ले करते हैं, और स्क्रैच से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे सिस्टम्स में कन्वर्ट करके उसे समझने में हेल्प करता है। लेकिन इंडिपेंडेंस की साइट लूज नहीं करना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एक बड़े सिस्टम का पार्ट है, और फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बनाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये सब कुछ एक साथ कैसे आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी भी सिस्टम में हम प्रेजेंट कंडीशंस को कंसिडर करें, और ये सब सिस्टम्स को कैसे अफेक्ट करता है। और हर चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। मेजरिंग एक प्रोसेस है जो कि डेटा कलेक्शन का काम करता है, क्योंकि सिस्टम ऑपरेट करता है और इससे किसी भी सिस्टम की दूसरे से कंपैरिजन करना इजी होता है। वो पोटेंशियल इश्यूज जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, उनको मेजर करने का बेस्ट तरीका है एब्सेंस ब्लाइंडेडनेस। सिस्टम को बेटर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, और ये मेजरिंग से ही हो पाता है। सभी मेजरमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। किसी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के मेजरमेंट को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआई कहा जाता है, और इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स पर ध्यान देने से आपको अपने बिजनेस सिस्टम को बेटर बनाने में हेल्प मिल सकती है। अब सिस्टम है तो एरर तो होगा ही, और इसे नॉर्मल एरर एक्सेप्टेबल लेवल टॉलरेंस कहा जाता है। टाइट टॉलरेंस बहुत यूजफुल होते हैं और पॉजिटिव क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। आफ्टर ऑल आप कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं। इस सभी के अलावा जब आप किसी भी सिस्टम को एनालाइज करते हैं, तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को भी प्रॉपर्ली समझना चाहिए, और जब आप सही ढंग से मेजर करके सैम्पलिंग करते हैं, तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी और भी दूसरे नॉर्म्स हैं जिन्हें एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इन सिस्टम्स में मिली दिक्कतों को या फॉल्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है इस बारे में। आखिर एक इम्प्रूव्ड सिस्टम के साथ ही एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस चलाया जा सकता है। मैं हूं पल्लवी भारती, आप मेरे साथ सुन रहे हैं पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। हाउ टू इम्प्रूव सिस्टम्स। हेलो दोस्तों, जॉर्ज कॉफमन की किताब पर्सनल एमबीए जिसकी समरी हमने अभी तक सुनी, इसके लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे उन सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के बारे में जिनके बारे में हमने जाना और जिनकी खामियों और अच्छाइयों को हमने मेजर किया। कोई भी सिस्टम बनाना और उसे लगातार इम्प्रूव करते रहना, और ऐसा करना किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। सिस्टम को समझने और एनालाइज करने का मोटिव उन्हें सुधारना है, जो अक्सर मुश्किल होता है। सिस्टम बदलना अक्सर ऐसे रिजल्ट्स पैदा कर सकता है जो कि किसी ने भी सोचे नहीं होते या एक्सपेक्ट नहीं किए होते। इस एपिसोड में हम ऑप्टिमाइजेशन की सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोसेसेस से अननेसेसरी फ्रिक्शन को कैसे दूर किया जाए, और ऐसे सिस्टम कैसे बनाए जाएं जो अनसर्टेनिटी और चेंज को हैंडल कर सके। और किसी भी सिस्टम में चेंज करने से पहले ये समझना नेसेसरी है कि इंसान कुछ न करने के बजाय कुछ करने के लिए प्री डिस्पोज्ड होता है। इंटरवेंशन बायस हमें उन चेंजेस को प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है जो किसी सिचुएशन पर कंट्रोल फील करने के लिए जरूरी नहीं है। इंटरवेंशन बायस को सही करने का एक नल हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? ये चेक करना कि क्या होगा यदि आपने कुछ नहीं किया, या मान लिया कि ये सिचुएशन एक एक्सीडेंट या एक गलती है। सिस्टम में चेंज करने से पहले हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमें ऐसा करने की जरूरत है। सिस्टम में चेंज करने का एक तरीका होता है ऑप्टिमाइजेशन का। ये किसी सिस्टम के आउटपुट को ज्यादा करने या इनपुट को कम करने का एक प्रोसेस होता है। फिर आता है मैक्सिमाइजेशन का, जो कि सिस्टम के थ्रूपुट पर सेंटर्ड होता है। सिस्टम को बदलने से ये अपने थ्रूपुट को बढ़ाता है, इसका मतलब है कि ये बेटर प्रदर्शन कर रहा है। और उसके बाद होता है मिनिमाइजेशन, जो कि सिस्टम के इनपुट पर सेंटर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर, अपनी कॉस्ट कम करके आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। आप एक सिस्टम के सभी वेरिएबल्स को एक साथ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अपने एफर्ट्स को एक पर तब तक सेंटर्ड करें जब तक आप ये ना समझ लें कि आपके द्वारा किए गए चेंजेस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेंगे। सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट लाने का एक और तरीका होता है
रीफैक्टरिंग, जिसका मतलब है अपने आउटपुट को बदले बिना अपनी कैपेबिलिटीज में सुधार करने के लिए एक सिस्टम को बदलना। रीफैक्टरिंग का गोल आउटपुट में इंप्रूवमेंट्स करना नहीं है, ये सिस्टम को तेज और अधिक एफिशिएंट बना रहा है। रीफैक्टरिंग एक सिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट करके शुरू होता है और फिर पैटर्न की तलाश करता है। किसी भी एक सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर यूजुअली उसे ब्रेक कर देता है, इसलिए ये जरूरी है कि हम छोटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे टाइम के साथ कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करें। एक अच्छे बिजनेस के लिए ये आवश्यक है वो एक समय के बाद सुचारू रूप से खुद ही चल सके, जिसे ऑटोमेशन कहा जाता है। ऑटोमेशन एक ऐसे सिस्टम या प्रोसेस के बारे में रेफर करता है जो ह्यूमन एफर्ट्स या इंटरवेंशन के बिना भी ऑपरेट हो सकता है। ऑटोमेशन वेल डिफाइंड टास्क यानी ऐसे काम जिनके बारे में एक तरीका डिसाइडेड है। किसी भी काम में जितना कम ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, ऑटोमेशन उतना ही ज्यादा अच्छे से होगा। ऑटोमेशन की आयरनी ये है कि ये सिस्टम जितना ज्यादा ट्रस्टेबल होता है, उतना ही कम काम ह्यूमन ऑपरेटर्स को करना पड़ता है, इसलिए सिस्टम के संचालन के दौरान वो कम ध्यान देते हैं। ट्रस्टेड सिस्टम ऑपरेटरों के लिए कुछ गलत होने पर उसे नोटिस करना मुश्किल बना देते हैं। यदि किसी फॉल्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये एट द एंड न्यू नॉर्मल बन सकता है। ऑटोमेशन फॉल्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका रिगरस सैंपलिंग एंड टेस्टिंग है। इसलिए यदि आप अपने ऑपरेटर्स को बिजी रखेंगे, तो वो ऐसे फॉल्ट्स पर ध्यान देंगे। इसी के साथ जरूरी है सिनेरियो की प्लानिंग करना, टाइम टू टाइम स्ट्रेस टेस्टिंग करना। ये टेस्टिंग एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉइटेशन के जरिए किया जा सकता है, इसलिए जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। आफ्टर ऑल, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में ये जरूरी है कि आप उसके सारे एलिमेंट्स पर अच्छे से ध्यान दें और इस तरह से उन्हें सीख कर काम करें। तो इस सीरीज में हमने जो भी सीखा, जरूरी है कि हम उसे दोहराते रहें, जिससे हम एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत कर सकें और किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएं। मेरा नाम है पल्लवी भारती। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। लेट्स नो इट ऑल। हेलो दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने सुनी जॉश काफमन की किताब पर्सनल एमबीए की ऑडियो बुक समरी, जिसमें हमने जाना कि यदि आप वाकई बिजनेस करने के गुर सीखना चाहते हैं, तो आपको किसी एमबीए कॉलेज में जाकर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको बस किसी भी बिजनेस के फंडामेंटल यानी आधारभूत बेसिक्स को जानने की जरूरत है, जो है सही डिसीजंस कैसे लें, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी को कैसे मैनेज करें और अपने रिजल्ट्स को अच्छा बनाने के लिए समय समय पर कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। लेकिन हमने ये सब सुना और सीखा इस समरी में, जिसे आपके अपने टर्म्स पर बिजनेस करने का हुनर सीखने के लिए बनाया गया है, और वो भी बिना किसी जमा पूंजी को दांव पर लगाए हुए। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस बुक समरी के लास्ट पार्ट में। इस पूरी सीरीज में हमने बिजनेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझा और इससे हमको ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में पता चला जिनकी हेल्प से हम किसी भी तरह के बेटर डिसीजंस लेने की अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और अच्छे डिसीजंस लेने के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं। यदि आप इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, तो आप ह्यूमन पॉपुलेशन के टॉप 0.01% में होंगे और आप उस जगह पर होंगे जहां आपको ये चीजें पता होंगी। पहली, बिजनेस एक्चुअली कैसे काम करते हैं इन प्रैक्टिस एंड इन थियरी। दूसरा, नए बिजनेस आइडियाज को कैसे इवैल्यूएट करें, मतलब ये समझना कि क्या मैटर करता है और क्या नहीं। तीसरा, किसी भी बिजनेस को स्क्रैच से कैसे शुरू करें। चौथा, ये कि किसी भी छोटे या बड़े बिजनेस वेंचर को कैसे इंप्रूव करें। और आखिरी ये कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप बिजनेस रिलेटेड स्किल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस सीरीज को सुनकर हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को भी जाना, जैसे बियॉन्ड लॉ ऑफ द मार्केट, जो बात करता है कि क्यों हर बिजनेस अपने सर्विंग मार्केट के हिसाब से साइज और क्वालिटी में लिमिटेड होता है और कैसे नए मार्केट्स को ढूंढा जाए जिन्हें सर्व किया जा सकता है। साथ ही हमने मार्केट को इवैल्यूएट करने के 10 तरीकों के बारे में भी जाना। हमने समझा कि कैसे कुछ बिजनेस आइडियाज दूसरे आइडियाज से बेटर होते हैं, और इससे पहले कि आप अपनी जॉब छोड़ दें या अपनी सारी सेविंग्स को एक बिजनेस में लगा दें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडिया मार्केट में कितना इफेक्टिव होगा। और उसके लिए हमने 10 ऐसे क्रिटिकल फैक्टर्स के बारे में जाना जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। साथ ही इस सीरीज में हमने 12 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ वैल्यू, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से भी ज्यादा और भी बहुत कुछ होता है। अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए जॉश काफमन ने 12 अलग अलग तरीके बताए हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस में आपको ये सभी 12 ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण भी होता है उनकी सक्सेस का। साथ ही हमने इस सीरीज में बात की प्राइसिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें बताया गया है कि प्राइसेस मैलिएबल होते हैं और किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स को ड्रामेटिकली बढ़ाने का बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने प्राइसेस को बढ़ाएं। लेकिन ये तभी होना चाहिए जब आपको पता हो कि आप जितना पैसा मांग रहे हैं वो आपके काम और प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है। अब कोई भी बिजनेस तभी बढ़ता है या सक्सेसफुल माना जाता है जब वो तरक्की करे, यानी उसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती रहे। और ऐसा करने के लिए 4 तरीके बताए गए हैं, जो हैं कस्टमर्स की संख्या बढ़ाना, एवरेज लेन देन को बढ़ाना, पर कस्टमर लेन देन के ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना और अपनी प्राइसेस को बढ़ाना। इस सीरीज के अनुसार ये जरूरी है कि हम योग्यता का पाठ याद रखें। हर ग्राहक एक अच्छा ग्राहक नहीं होता है। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो आपका टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। और यदि आप ऐसे कस्टमर्स पर अपनी एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, जो कि रेगुलर नहीं आते और उनका ट्रांजैक्शन का साइज भी बहुत कम है, या जो आपके बिजनेस का प्रमोशन नहीं करते और हमेशा प्राइसिंग के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं,
तो ऐसे और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और ये हमें कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं। ये पूरी पर्सनल एमबीए सीरीज एक इंट्रोडक्टरी बिजनेस प्राइमर है। इसका एम आपको जितना पॉसिबल हो सके कम से कम टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स का एक क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देना होता है। मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस की इतनी बेस्ट वैरायटी को कॉमन सेंस, सिंपल अरिथमेटिक एंड नॉलेज और थियरीज की जरूरत होती है। हमने समझा कि हर सक्सेसफुल बिजनेस कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करता है। दुनिया किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों के जीवन को बेटर बनाने की अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है और एक बिजनेसमैन के रूप में आपका काम उन चीज़ों की पहचान करना है जो लोगों के पास सफिशिएंट नहीं है, फिर उन्हें वो चीज़ें देने का एक तरीका ढूंढना है। और ये सब तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये नॉलेज हो। तो इसीलिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। अगली दफा मैं पल्लवी भारती आपसे फिर मिलूंगी किसी और ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा पैसे पर। जी हाँ, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है, वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं।
ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये एक काश कि मैंने ये कर लिया होता। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड पर। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत पैसा था और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के, कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया उन्होंने, ये कहानी है या काल्पनिक है। असल बात ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे, एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान निछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। बातें और भी हैं, सुनते रहिए। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोचकर के जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो भी जरूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी जो जरूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे। और वो और ज्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी जरूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और
और ज्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है। और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी जिंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज्यादा मेहनत करो, और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है। और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आ भी जाएं, तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के जमाने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का। पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियां छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बहुत ही अहम मुद्दे को यहाँ पर उठाया है अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर हम बच्चे को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर न रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा। क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए? ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरह से करता है। इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया था, ये निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पुअर डैड की
जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं पर पैसे को अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात, जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके पुअर डैड, पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा। और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे, तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन्स पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन्स सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है, अगर उसका नजरिया ही अलग है, तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड्स, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नजरिए की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर किया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे, उन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए, और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखी है, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेशंस की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमीर और अमीर कैसे होता जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूं। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो ये पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए।